हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में इतना सारा कुछ अच्छा कर सको, हमारा नाम रोशन कर सको। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है, पर मैं इसको ना थोड़ी देर बाद बताती हूँ। सबसे पहले, अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन चाहते हैं कि आपके जीवन में मसल का कॉन्ट्रैक्शन सही रहे, सोचो कि अगर आप किसी पार्टी में गए हो और आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होती, तो आपको बोलेंगे चलो करो डांस, एक पल का जीना, तो आप लचर पचर घूम रहे हो। सोचो आपके मसल में इतना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर इतना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि आप पकड़े फिरते हो, अरे यार क्या है यार, आप रिलीज ही नहीं हो पाते, आप रिलैक्स ही नहीं हो पाते, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, तो इस प्रॉब्लम से अपने को निपटना है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मोटर यूनिट के बारे में। मोटर यूनिट, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, बेसिकली व्हाट इज द मोटर न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन वो पार्ट होता है, या वो नर्व्स होती है, नॉट पार्ट। मोटर न्यूरॉन वो नर्व्स होती हैं जिससे सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाता है। समझिए फिर से बात को, मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जहां से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाता है। ठीक है, मतलब जब सिग्नल ब्रेन से मसल की ओर जा रहा है, मोटर न्यूरॉन लेके जाते हैं, और जब बॉडी से ब्रेन की ओर आ रहा है तो सेंसरी न्यूरॉन। तो जब आप मसल की ओर ले जा रहे हो, किसी ऑर्गन को दे रहे हो सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द टारगेट ऑर्गन, जब ले आ रहे हो सिग्नल, वापस ला रहे हो तो मोटर न्यूरॉन लेके आती है, जब ले जा रहे हो ब्रेन की ओर तो सेंसरी न्यूरॉन। मोटर यूनिट, आप समझो, सपोज दैट कि मुझे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सपोज दैट, सोचो ऐसा, तो जो मोटर न्यूरॉन है ये सिग्नल को लेकर आएंगे और वो मसल को छोड़ देंगे। ठीक है, अब मोटर जो न्यूरॉन है, देखो मोटर न्यूरॉन, ब्रांचेस ऑफ मोटर न्यूरॉन इनटू द मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल के अंदर एक्टिनोमायोसिन होता है। ठीक है, ये मसल फाइबर है। अब अपन लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं। देखो कहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूं, यहाँ पे करती हूँ, देखो ध्यान से देखना ना। ये मोटर यूनिट की बात कर रही हूं मैं, ध्यान से देखो, आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक, सपोज दैट कि ये कोई एक नर्व है, पगली सी नर्व है जो मेरे हाथों की ओर सिग्नल लेकर आ रही है। ये एक नर्व है जो मेरे हाथों की ओर सिग्नल लेकर आ रही है। इसके थोड़े बाल तो बना दूं मैं, चुड़ैल लगे थोड़ी सी है। ठीक, तो ये मेरे हाथों की ओर सिग्नल लेकर आ रही है। ठीक, ये मेरी क्यूट सी मसल है, ये मेरी क्यूट सी मसल है। ठीक है, दिस इज माई क्यूटेस्ट मसल ऑफ द हैंड। ठीक, नाउ अब ध्यान से समझना मेरी बात को। इन दोनों के बीच में जोड़ है, पर जोड़ के बीच में, वैसे तो जोड़ है, जोड़ मैं थोड़ा बड़ा बना दिया है, पर इनके बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा है। इट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। व्हाट इट इज कॉल्ड एज बेटा? इट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक, इनको थोड़ा सा मुझे लिटिल बिट इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा बनाना चाहती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो। ये देखिए, ये देखिए, अब सही बना है ना? ये देखिए, ठीक है। इन दोनों का जोड़ क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ये कहलाता है साइनैप्स। ये क्या कहलाता है? साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है? इट इज द ज्वाइनिंग ऑफ द मसल, अरे मसल कैसे भूल गए यार, मसल। इट इज द ज्वाइनिंग ऑफ द न्यूरॉन एंड द मसल। अब कहानी की बात सुनो। मसल के पास ऐसे करके ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, ये देखो, मसल के पास कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं, यहां पे लिखती हूं रिसेप्टर, कहां पे लिखूं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, आप समझ गए। क्लेफ्ट यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, हमको थोड़ा सा क्लेफ्ट अच्छे से बनाना पड़ेगा। ये न्यूरॉन, व्हाट इज रॉन्ग विद मी? चलो कोई बात नहीं, घबराएंगे नहीं हम लोग, आ जाओ। तो ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब समझो बात को। तो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो क्लेफ्ट है उसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर।
ये हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है बेटा, ये क्या है अपने एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, ये है साइनेप्टिक वेजाइकल। ये क्या है? साइनेप्टिक वेजाइकल। ठीक, ये हो गया साइनेप्टिक वेजाइकल। अब ऊपर से सिग्नल आ रहा है, आ रहा 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 है। अब अपने मसल में अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि यहां पर होते हैं टी ट्यूब्यूल्स। ये कैसे भूल जाओगे भैया, ये अपने पास क्या होते हैं? टी ट्यूब्यूल्स। लेबल कर ले। तो ये हो गए अपने पास टी ट्यूब्यूल। ठीक, अब समझेंगे बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से। ये है अपना सिग्नल। किसका सिग्नल? कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल। किस फॉर्म में आ रहा है? केमिकल के फॉर्म में आ रहा है। ठीक, ये सिग्नल बस लिख देती हूं। ठीक, अब समझो, साइनेप्टिक वेजाइकल में सारा जो सिग्नल है, ओहो, साइनेप्टिक वेजाइकल में सारा जो सिग्नल है वो भर गया, भर गया यहाँ पे, भर गया यहाँ पे, भर गया यहाँ पे, भर गया। ठीक, अब आप समझो, साइनेप्टिक वेजाइकल से सिग्नल को यहाँ रिलीज किया गया। ठीक है, सिग्नल का फॉर्म क्या है? किस फॉर्म में सिग्नल है? लिखेंगे यहां पर सिग्नल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। फिर से समझे, ये कौन सा न्यूरॉन है? ये है मोटर न्यूरॉन। ये है मोटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है भैया मेरे? मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन जो है सिग्नल लेके आ रहा है, आ रहा है, सिग्नल लेके आ रहा है। उसके बाद नर्व का जो एंडिंग होता है वहां पर एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं साइनेप्टिक वेजाइकल। साइनेप्टिक वेजाइकल क्या भर गया, भरा हुआ है। उसके बाद अब मसल को कॉन्ट्रैक्शन शुरू करना है। ठीक, इसे आप कहते हैं मोटर एंड प्लेट। याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसे आप कहते हैं मोटर एंड प्लेट। ठीक है, इतनी लेबलिंग आपने कर ली, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी लेबलिंग मिटा देती हूँ ताकि मैं और कर पाऊँ। ठीक, अब ये जो जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें, ये न्यूरॉन है, ये मसल है। न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। क्या कहते हैं उसको अपन लोग? न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। तो न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन होता है उसे कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। ठीक है, और आप देख रहे हो कि मोटर न्यूरॉन जो है सिग्नल दे रहा है। ठीक, मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल दे रहा है। ओके, यहाँ पे सिग्नल भरा हुआ है। अब सिग्नल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब ये जो सिग्नल है, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक, देखो, ये जो सिग्नल है इट विल बाइंड विद द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक, नाउ अब ये जो सिग्नल है, अब ये आएगा टी ट्यूब्यूल में। ये देखो, ओके, सिग्नल टी ट्यूब्यूल में लिखूंगी मैं यहां पर। देखो, सिग्नल प्रेजेंट इन द टी ट्यूब्यूल। सिग्नल प्रेजेंट इन द टी ट्यूब्यूल। ठीक, आ गया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अब हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ तो यहां पर क्या है? SER, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। जैसे ही आपका टी ट्यूब्यूल में सिग्नल आया, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, बहुत बदमाश है। इसके अंदर होते हैं कैल्शियम आयन। सारे कैल्शियम आयन आने लगते हैं कहां पर? बोलेंगे, सारे कैल्शियम आने लगते हैं सार्कोप्लाज्म में। कहां आने लगे? सार्कोप्लाज्म में। और मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। समझे आप मेरी बात को? क्या समझा आपने? कि ये एक मोटर यूनिट है। ये क्या है बेटा? मोटर यूनिट। ये एक मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन होता है? जो सिग्नल को ब्रेन से लेकर आता है।
मसल आपने कॉन्ट्रैक्ट करनी है, पर उसके पहले कुछ तो इवेंट्स होंगे। मसल और न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है वो न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन कहलाता है। ठीक, रेड कलर से ले लेते हैं, न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन कहलाता है। ठीक, डन। अब सिग्नल जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, पर आपको मैं न्यूरॉन में पढ़ाऊंगी भी, टेंशन नहीं लेना। पर एंड तक आते आते वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल सिग्नल में। उसके बाद न्यूरॉन और मसल के बीच में गैप होता है जिसे आप कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, क्लेफ्ट में सारा सिग्नल को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक, गैप में। उसके बाद मसल के पास होते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, डन 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 डन। सारा जो सिग्नल है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से पकड़ लेता है। आजा 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 आजा। तो जैसे ही वो बारिश करेगा सिग्नल की, ठीक, बारिश कर दे सिग्नल की, पकड़ लूंगा तुझे झट से, ठीक है, ये बोलता है रिसेप्टर, तो तुरंत वो उसे पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ा, उसके बाद मसल के अंदर क्या होती है? टीटीब्यूल्स। टीटीब्यूल्स के अंदर सिग्नल भर गया। जैसे ही मसल को पता चला कि सिग्नल आ गया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पूरा कैल्शियम आयन निकल जाता है। कैल्शियम आयन बाइंड हो जाता है कहां पर? सार्कोप्लाज्म में फैला हुआ है। ठीक, अब आपकी मसल एक्टिव हो गई है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। समझ में आई बात? योर मसल इज गोइंग टू डाई फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। मर रही है वो, कॉन्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम निकालता है, जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम निकालेगा सार्कोप्लाज्म में, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें नोट करें आप, इतनी हो गई नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखें मेरी बात को, जो मैंने कहा। आइए 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 आइए, ध्यान से देखिए। अच्छा, यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है, देखिए, न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। क्या है न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन? तो ये है साइनेप्टिक वेजाइकल, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये लेबल्ड है वो है। न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन में क्या भरा हुआ है? न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन में भरे हुए हैं आपके सिग्नल। ठीक है, क्या भरे हुए हैं? सिग्नल भरे हुए हैं। इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनेप्स के जो पहले, साइनेप्स मतलब इट इज द जोड़ इन बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल, इट इज कॉल्ड एज साइनेप्स। जोड़ इन बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल, इट इज कॉल्ड एज साइनेप्स। ठीक, जोड़। ठीक, ओके। तो इसके ऊपर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? साइनेप्टिक वेजाइकल। क्या भरे हुए हैं भैया? साइनेप्टिक वेजाइकल भरे हुए हैं। साइनेप्टिक वेजाइकल के अंदर क्या भरा हुआ है? सिग्नल। साइनेप्टिक वेजाइकल के अंदर क्या भरा हुआ है? सिग्नल। ठीक है, वेजाइकल के अंदर भरे हुए हैं सिग्नल। ठीक है, किस कौन सा सिग्नल, किस फॉर्म में भरा हुआ है सिग्नल? ये भरा हुआ है एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में। ये जो गैप आपको दिख रहा है, इट इज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, देखो लिखा भी हुआ है। और ये है आपकी मसल, सपोज दैट। ठीक है, ये है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक, जैसे ही एसिटाइल कोलिन, ये देखो, ये एसिटाइल कोलिन जैसे ही बाहर निकलेगा, ये फट से पकड़कर उसे अंदर ला लेंगे और मसल्स जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी। ठीक, तो ये है मोटर एंड प्लेट और आपकी दैट न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। तो ये है अपनी मोटर यूनिट और ये हो गया अपना न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमें मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमें सबसे पहले न्यूरॉन से सिग्नल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सिग्नल नहीं लेंगे तो मसल को कैसे पता चलेगा कि उसे कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन जो है या मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो है आपका सिग्नल, जो कि एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में आ रहा है। पूरी कहानी आपको मैंने समझाई। अब हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में चल रहे हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में चल रहे हैं। इससे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में चलें, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर समझा देती हूँ, जैसे आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएं। सपोज दैट कि ये क्या है अपना, सपोज दैट कि ये क्या है अपना एफ एक्टिन। देखिएगा, सबसे स्टेप नंबर 1 अपन डिस्कस कर रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मैं हेडिंग डाल दूं पहले, हम मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक, स्टेप नंबर 1 डील कर रहे हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्टेप नंबर 1 डील कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप 1 ध्यान से देखते जाइएगा, नहीं तो फिर बोलेंगे कि समझ में नहीं आया। ठीक है, नाउ तो ये क्या है आपका? दिस इज द एफ एक्टिन। दिस इज व्हाट? दिस इज द एफ एक्टिन। ठीक है, ओके। अब ये पूरी चेन है, मैंने एक ही बनाया है यहाँ पे। एफ एक्टिन आपको पता होना चाहिए क्या है। इट इज अ चेन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पाई जाती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये देखिए, ठीक, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ये चीज़। तो यहाँ पर पाई जाती है अपने पास क्या? मायोसिन
बाइंडिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक, अब आप समझो ये इसकी एक्टिव साइट है, यहीं पर मायोसिन बाइंड करेगा। पर प्रॉब्लम ये है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं जो इस एक्टिव साइट को, अलग अलग कलर से बनाती हूं मैं, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं जो कि इस एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हैं। ठीक है, यहाँ पर बना देती हूँ, मिट गया है ये, पर कोई बात नहीं। ठीक, तो दिस इज द मायोसिन एक्टिव साइट। नाउ यहाँ पर इस एक्टिव साइट पे हमारे पास कितने प्रोटीन होते हैं? हमारे पास टोटल 3 प्रोटीन होते हैं। अपन इसको अलग अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रोटीन कौन कौन से हैं आप मुझे बताइए। एक और बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये तीनों प्रोटीन कौन कौन से हैं ये हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए 4 चीजें बनाई हैं मैंने यहाँ पर, वो देखते जाइएगा आप। देखिए ये तो है ट्रोपोनिन। ठीक है, ये क्या है अपना ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन जो है उसमें, ट्रोपोनिन जो होता है इसके 3 यूनिट पढ़े। इट इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन। ट्रोपोनिन की पहली यूनिट क्या कहलाई थी? TPI। दूसरी यूनिट क्या कहलाई थी? TPC। ठीक है, और ये क्या है? TPT। तो ट्रोपोनिन इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन जो कि 3 सब यूनिट से मिलकर बना है। TPI ये पढ़ाया मैंने आपको। TPI इनहिबिट करता है सेम एक्शन। TPI इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन विद एक्टिन। TPT का वर्क जो है ये स्टेबलाइज करता है ट्रोपोमायोसिन का। और TPC क्या करता है? जब एक्टिवेशन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का तो ये कैल्शियम को जो है तो फटाफट बाइंड हो जाता है और मतलब कैल्शियम से मेनली वर्क करता है। ट्रोपोनिन जो है वो हट जाता है वहां से और मायोसिन का हेड वहां पे बाइंड होने आ जाता है। अब आपने मेरी बात को ध्यान समझना है। ये क्या है अपना? ट्रोपोमायोसिन। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? ट्रोपोमायोसिन। अब आप स्टेप नंबर 1 में देखिए हो क्या रहा है। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने देखा, ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 1 में हमने देखा कि न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन से जब सिग्नल टी ट्यूब्यूल में आया, ये हम लोगों ने पढ़ा कि सिग्नल जब टी ट्यूब्यूल में आया मतलब मसल को जब ये पता चल गया कि सिग्नल आने वाला है। मेरी बात को समझिएगा, मैंने बोला कि जब मसल को ये पता चल गया कि सिग्नल आने वाला है, ये आ गया है, ठीक है, न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन पे, इन द गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द मसल, तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन सिग्नल बाइंड होता है वैसे ही तुरंत सारे प्रोटीन्स को पता चल जाता है। वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाने वाले जितने भी कैल्शियम होते हैं वो सब सार्कोप्लाज्म में आने लगते हैं। सार्कोप्लाज्म में आने के बाद सबसे पहले वो बाइंड होते हैं टीपीसी से। किससे बाइंड होते हैं? टीपीसी से। यहाँ पे लिख रही हूं मैं कैल्शियम आयन, यहाँ पे आप लोग लिख भी लीजिएगा इसको, कैल्शियम आयन रिलीजेस, ठीक है, या मैं ऐसा लिख देती हूँ, कैल्शियम आयन came out from sarcoplasmic reticulum from sarcoplasmic reticulum to the sarcoplasm and bind with TPC। ठीक है, जैसे ही टीपीसी के साथ कैल्शियम बाइंड करेगा, मैं फिर से बता रही हूं आपको, देखिए ये बन गया अपना एफ एक्टिन, ये बन गई अपनी मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपने बनाने हैं सबसे पहले टीपीआई, फिर आपको बनाना है टीपीटी, ठीक है, फिर आपको बनाना है टीपीसी, ठीक है, ये टीपीसी। उसके बाद एक और बना लो ट्रोपोमायोसिन। ठीक, दिस इज द ट्रोपोमायोसिन। अब टीपीसी यूनिट पर देखिए आप, दिस इज टीपीसी। ठीक है, नाउ अब आप देखिएगा ये जो आपको टीपीसी दिख रहा है, इस टीपीसी से क्या बाइंड होने लगेगा? कैल्शियम। क्या बाइंड होने लगेगा? कैल्शियम। सारा कैल्शियम इससे बाइंड होने लगेगा और इसमें होंगे कन्फर्मेशनल चेंज। क्या होंगे भैया मेरे? कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब ये है कि होना ही है ये चेंज। जैसे ये चेंज होगा, ट्रोपो टीपीसी विल एक्सपोज द, ऐसा लिख सकते हैं, विल एक्सपोज द एक्टिव साइट ऑफ
एक्टिन फॉर द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर से देखिए क्या किया हम लोगों ने, जैसे ही न्यूरॉन ने मसल को सिग्नल दिया वैसे ही मसल के अंदर पाए जाने वाले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम भरा था वो सब सिग्नल पाते ही कि बोले आ गया मेरा दोस्त आ गया, सिग्नल आ गया, वो तुरंत जो है सार्कोप्लाज्म में बहने लगते हैं, आ जाते हैं। सार्कोप्लाज्म में आ गए, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मसल के साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म में बढ़ गया। अब ट्रोपोनिन सी जो कि एक्टिन की जो एक्टिन के पास जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, जो हिडन करके रखा है, जो मायोसिन को बाइंड ही नहीं होने दे रहा है, तो वो कैल्शियम जो है अब किसके पास जाएगा, ट्रोपोनिन के टीपीसी के पास जाएगा। जैसे ही टीपीसी के पास जाएगा, टीपीसी जो है वो एक्टिव साइट को छोड़ देगा, क्योंकि पहले वो उसको क्या करके रखा है, हिडन करके रखा है, मतलब वो देखने नहीं देता मायोसिन को। मायोसिन को जैसे ही मायोसिन उसके पास आता है, भाग, क्योंकि सामने बैरियर्स इतने लगा रखे ना, तो वो देखने नहीं देता। जैसे ही आता है कैल्शियम, टीपीसी की दोस्ती हो जाती है, आ गए तुम, हाँ ठीक है चलो अब मैं तुम्हारे साथ बाइंड हो जाता, और वो उसको बाइंड करके साइड में हो जाता है और एक्टिव साइड एक्सपोज हो जाती है, एंड देन मायोसिन इज रेडी फॉर द बाइंडिंग टू द एक्टिन। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने पढ़ा। रोल ऑफ कैल्शियम आपको समझ में आया, व्हाट इज द एग्जैक्टली रोल ऑफ द कैल्शियम, मतलब पहला स्टेप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द रोल ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं होगा बेटा मेरे तो क्या होगा बताओ, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कम कैल्शियम बाहर आएंगे। अगर कम कैल्शियम बाहर आएंगे तो ट्रोपोनिन जो सी है, बहुत सारे ट्रोपोनिन सी हैं हमारे पास पूरे मसल सेल में, हमने तो सिर्फ एक इफेक्ट इनका फिलामेंट पढ़ा था, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपके जो है तो सेल्स में प्रोटीन ही दैट कैल्शियम ही कम होगा, तो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में कम आएगा तो कम टीपीसी बाइंड होंगे, तो आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ना वो बहुत स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। इसलिए आप सभी को दूध पीने की बहुत ज्यादा, अंडे खाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें खाते हो तो आपको कैल्शियम मिलता है। अगर आप लोग कहते हैं ना कि कैल्शियम खाते हैं तो हमारा मसल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से फटाफट से सिग्नल जो है वो मसल को मिलते हैं और मसल जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है। तो जिनके बॉडी में कैल्शियम कम होता है उनकी मसल जल्दी थकती हैं, और जिनके में कैल्शियम ज्यादा होता है उनकी मसल्स जो होती हैं वो देर तक ताजा रहती हैं। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा इन द ऑफलाइन क्लासेस। देखिए ऑफलाइन क्लासेस का तो मतलब आप कहिए ही क्या, वहां पर तो बहुत ऐसे अजीब अजीब से डाउट होते रहते हैं। किसी बच्चे ने मुझे ऐसा पूछा कि मैडम आप हमें ये बताओ कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमें प्रोटीन खाना क्यों जरूरी है। ठीक है, देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन, देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने मसल सेल्स को ना तोड़ रहे होते हैं। समझना बात को कि हम क्यों प्रोटीन खाते हैं एक्सरसाइज करने के बाद। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पे खूब सारा मसल तोड़ रहे होते हैं, तोड़ते जाते हैं। अच्छा, वो लोग बहुत मूर्खता करते हैं जो एक्सरसाइज करने के आधे घंटे बाद प्रोटीन का सेवन करते हैं। मैं ये कह रही हूं कि जब मसल टूटती है तो उस समय पर ना जब मसल टूटी तो मसल का जो ब्रेकडाउन रेट है वो बहुत ज्यादा है, और मसल जो है तुरंत सिंथेसिस करना शुरू हो जाती है। अब टूटी मसल सेल वापस से जुड़ेंगी बेटा, और वहां पे तुमने प्रोटीन नहीं दिया तो ठीक से जुड़ नहीं पाएंगी, मसल लॉस ज्यादा हो गया, फॉर्मेशन कम हो गया। उसी समय पर अगर तुरंत तुमने एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन खाया तो मसल्स को प्रोटीन मिला, उस प्रोटीन को यूटिलाइज करके मसल जुड़ेगी और मसल बढ़ेगी। समझ में आई बात? तो मसल क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि न्यूट्रिशन आपने दिया तो मसल की सेल बढ़ जाएंगी। इसलिए एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद आपको प्रोटीन लेना चाहिए, ताकि जो मसल सेल स्टार्व हैं, जो भूखी हैं, उनको तुरंत खाना देना चाहिए। इसलिए जो लोग एक्सरसाइज करने के आधे घंटे बाद बस 20 अंडे खा लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता बेटा। तुरंत आपको खाना चाहिए, विद इन 1 to 2 मिनट्स प्रोटीन शेक पीना चाहिए, जो भी आप करते हैं, ताकि जो मसल्स बन रही हैं उनके बीच में प्रोटीन उसको एनर्जी दे सके और आपकी ज्यादा से ज्यादा मसल जो है वो बन सके। इसलिए बॉडी
उनकी ज्यादा बनती है जो एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद प्रोटीन लेते हैं, घर जाने के बाद नहीं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए ये समझ में आया, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, द रोल ऑफ कैल्शियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दूध में कैल्शियम नहीं है तो जीवन आपका व्यर्थ है, मर जाना काफी है। अब क्या होगा, कैल्शियम लोगे नहीं तो किसी दिन पैरालिसिस हो जाएगा, न्यूरॉन बोलेगा हमको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना है, भाड़ में जाओ, तुम्हारे पास कैल्शियम ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास कैल्शियम नहीं है, कैसे मैं तुम्हें सिग्नल दूं? अगर मैं तुम्हें सिग्नल दे भी दूंगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकालोगे, अंडा? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलना जरूरी है ही नहीं तुम्हारे पास, तो कॉन्ट्रैक्शन का पहला स्टेप ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा? तो मसल आपकी क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। ये चीज याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये ट्रोपोनिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन, ओहो ट्रोपोनिन, ये याद रखिएगा। चलिए अब ये थोड़ा मैं मिटा दूं, ट्रोपोनिन, ओके। तो ये आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े हम लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी अच्छी बात से दूसरी अच्छी बात शुरू करते हैं हम लोग। ओके नाउ थोड़ा सा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी अपन देख ही लेते हैं ना। चलो आ जाओ, ये इतना सारा जो लिखा है वो तुम्हारे लिए लिखा है। देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसे आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से समझ सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब होता है किसी चीज को फिसलाना, ठीक है। व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्स ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, किसी चीज को फिसलना। जैसे मान लो ये है मायोसिन, ठीक है, ये इसके ऊपर एक्टिन रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ना इसको धक्का मार के आगे ले जाए, थोड़ा सा ऐसे आगे हो और इसको धक्का मार के आगे ले जाए, मतलब ये इसको धक्का मारे, जब ये थोड़ा सा ऐसे होगी तो ये और आगे हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर खींचो द एक्टिन फिलामेंट, वी आर खींचो द एक्टिन फिलामेंट। देखो मैं एक छोटा सा ना तुमको एक समझाती हूँ कैसे होता है। देखो ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ देखो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये इस व्यक्ति के हाथ हैं, ठीक है। अब व्यक्ति पे मत जाना, व्यक्ति लुकिंग सो अगली एंड बदसूरत, बट लेट इट बी, सपोज दैट कि एक व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये देखो, ओके, इस व्यक्ति का नाम है मोहनलाल। अब ये मोहनलाल को एम से याद रखो, इसका नाम है मोहनलाल। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पहला स्टेप आप सीख गए हैं। मोहनलाल को हम मायोसिन के नाम से जानते हैं। अब ये मायोसिन जो है ना, ये दो प्रेमियों को मिलाना चाहता है। ये दो प्रेमी कौन से हैं? ये दो प्रेमी हैं, एक है अनीता, ठीक है, एक है अनीता, ठीक, दो प्रेमी हो गए, एक हो गई अनीता, ठीक है, और एक हो गए, किसका नाम रख लें, कौन सा नाम रख लें, अनिल, ए से, ठीक है ना, ए से मतलब एक्टिन। तो ये हो गई अनीता और ये हो गए अनिल, और ये हो गए अपने मोहनलाल। मोहनलाल वांट्स कि अनीता और अनिल जो है वो मिले, तो मोहनलाल जो है ना, ये देखिए, मोहनलाल अनीता और अनिल को खींचकर पास लाएगा, ठीक है। सो मोहनलाल जो है उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई लेंथ में नहीं बदलाव रहेगा। मोहनलाल जो है थोड़े बहुत मूव करेंगे, वैसे मोहनलाल की लेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मोहनलाल क्या करेंगे, अनीता और अनिल को खींचकर ऐसा पास लाएंगे। तो बेसिकली मायोसिन जब बाइंड होगा एक्टिन से तो वो एक्टिन फिलामेंट्स को पास लाने का काम करता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज आपने समझ गए। तो ये मोहनलाल खींचने का काम करता है, मोहनलाल में कोई बदलाव नहीं, अनीता और अनिल जो होंगे वो पास पास आ जाएंगे। चलिए अब देखें क्या है ये, हाँ चलो। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको आगे बढ़ाते हैं, क्या है, contraction of muscle is initiated by the signal sent by the CNS via motor neuron, nerve impulse given by the CNS। ये हम लोगों ने पढ़ा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो सिग्नल हमें मिलता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मिलता है। मैंने आपको दो न्यूरॉन बताए थे बच्चों, पहला बताया था मोटर न्यूरॉन, दूसरा बताया था सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन जिससे आप सिग्नल लेकर आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन होता है, जिससे सिग्नल लेकर जाते हैं, कहाँ की ओर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ओर। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जो है वो आप ब्रेन से मसल की ओर लाते हो, ठीक है।
उसके बाद ये सिग्नल न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन में पहुंचता है। ये भी मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन और मसल्स के बीच में होता है न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन, वो वहां पर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद ये न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन में अपने सिग्नल्स को जो है वो रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज कॉल्ड एज एसिटाइलकोलिन, ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह देते हैं इसको, बीच का जो गैप होता है न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये सिग्नल रिलीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सिग्नल हमने दिया उसका एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल का मतलब अब आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ। देखिए क्या होता है एग्जैक्टली अभी मैं इसका डायग्राम भी समझाऊंगी। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी मसल या नॉट इवन द मसल, कोई भी सेल अगर इनएक्टिव है, कोई भी सेल, अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको समझाऊंगी तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सपोज दैट कि कोई भी सेल जो है अगर वो इनएक्टिव है, ठीक है, अभी उसको कोई सिग्नल विग्नल आपने दिया नहीं है, तो अगर कोई भी सेल इनएक्टिव है ना बच्चों, तो उसको कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। कौन से स्टेट? पोलराइज्ड स्टेट। और अगर कोई भी सेल एक्टिव है, जो काम कर रही है, तो मतलब वो डीपोलराइज्ड है। कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत सारे लोग पोलराइज्ड को एक्टिव समझ लेते हैं, डीपोलराइजेशन को इनएक्टिवनेस समझ रहे हैं। नो नो नो, आपको यह समझना है कि पोलराइज्ड स्टेट जो होती है वो इनएक्टिव स्टेट होती है और डीपोलराइज्ड स्टेट जो होती है वो एक्टिव स्टेट होती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, नहीं तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। अब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे कि जब सिग्नल न्यूरॉन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब इट इज अ गैप बिटवीन द न्यूरॉन एंड द, डायग्राम में आ जाते हैं, नहीं तो आधे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि मैडम बोल क्या रही है। हाँ, तो जब सिग्नल यहां से यहां आ गया है, ठीक है, अब सिग्नल यहां से यहां आ गया है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन विच इज अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब बेटा क्या होता है, ध्यान से समझोगे, अब इसे मसल के अंदर जाना है, ठीक है। अब मसल के अंदर जाना है तो सबसे पहले मसल को एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है, उसके कुछ द्वारों को खोलना पड़ेगा, दरवाजों को खोलना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब मसल इनएक्टिव होती है या कोई न्यूरॉन इनएक्टिव होता है या कोई सेल इनएक्टिव होती है, तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्योंकि नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं अंदर की ओर, और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बाहर की ओर Na+ होता है। समझो बात को, अगर कोई सेल इनएक्टिव है इसका मतलब ये कि बाहर से उसकी मेम्ब्रेन पॉजिटिव है और अंदर से उसकी मेम्ब्रेन नेगेटिव है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। ये हम न्यूरॉन ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे भी। तो पोलराइजेशन इज अ स्टेट जिसमें किसी भी मसल सेल की अंदर की मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा का इंटरनल पार्ट नेगेटिव होगा और बाहर का पार्ट पॉजिटिव होगा। पर जैसे ही सिग्नल मेम्ब्रेन पर छूते हैं वैसे ही मेम्ब्रेन एक्टिव होने लगती है और एक्टिवेशन के दौरान अब मेम्ब्रेन में अंदर की ओर सोडियम आयन आने लगते हैं और बाहर की मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। समझ में आई बात आपको कि अगर आपको किसी भी सिग्नल को न्यूरॉन से मसल को देना है तो पहले उसके दरवाजे खोलो भैया, नहीं तो कोई भी सिग्नल बिना दरवाजा खोले कैसे चला जाएगा। तो पहले जब आप सिग्नल नहीं दे रहे हो, अभी इस क्लेफ्ट में बीच में गैप में पड़ा हुआ है, तो अभी मेम्ब्रेन आपकी इनएक्टिव है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मेम्ब्रेन अंदर माइनस चार्ज है, बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब अभी आपकी मेम्ब्रेन इनएक्टिव है, नाउ उसके बाद हम लोग एक्टिव हो गए और अब हमने क्या किया? मूवमेंट किया चार्जेस का। हमने सोडियम गेट खोल दिए, अब सोडियम आयन फटाफट 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 अंदर की ओर जाने लगे, जिससे मेम्ब्रेन अंदर पॉजिटिव हो गई और सोडियम गेट खुल गए और आपका सिग्नल ट्रांसमिशन शुरू हो गया। इस कंडीशन को आप डीपोलराइजेशन कहते हो। नर्वस ट्रांसमिशन में ये चीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, ठीक। डीपोलराइजेशन जैसे ही शुरू हुआ ना वैसे ही सिग्नल अंदर आने लगा, ठीक है, टी ट्यूब्यूल में आने लगा, सिग्नल अंदर आने लगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम निकाला, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साइड बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन सी ने एक्टिव साइट को हटा दिया, मतलब एक्टिव साइट जो हिडन करके रखी थी उसको एक्सपोज कर दिया, अब मायोसिन बाइंड होने के लिए तैयार है। ये आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो देखो यहाँ यही चीज लिखी थी, ये वाला हो गया था
तो एसिटाइल कोलिन विच ट्रेवल थ्रू द साइनेप्टिक लाइट जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। कैसे जनरेट किया? गेट खोला, उस मेम्ब्रेन से बाइंड हुआ, मेम्ब्रेन को एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद एंट्री लेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका सिग्नल है वो सार्कोलेमा से टी ट्यूब्यूल में जाएगा। व्हाट इज द टी ट्यूब्यूल? इट इज द फोल्डिंग ऑफ द सार्कोलेमा, ठीक है। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तिल मिलाएंगे, आजा आजा, ठीक है, मैं हूं तैयार, तू जो भी है व्हाटएवर। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फटाफट कैल्शियम को रिलीज करेंगे इन द सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म। उसके बाद जैसे ही सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे ही आपके स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। कैसे शुरू हो जाएगी? द कैल्शियम विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी, इट विल रिमूव द ट्रोपोनिन सी फ्रॉम द एक्टिव फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट। जैसे ही सारे ट्रोपोनिन हटेंगे कन्फर्मेशन चेंज होगा, वैसे ही साइट एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्लोबुलर हेड ऑफ द मायोसिन एक्ट एज एन ATPase हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल। इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आ जाओ, चलो देखें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये वाला डायग्राम, वो वाला तो मैंने आपको बता दिया था कैसे कैल्शियम रिलीज होता है। हाँ, यहाँ पर ये डायग्राम आपको और क्लियर करेगा। आ जाइए, देखिए अभी जितनी कहानी, अभी हमने मायोसिन के हेड को जो है बाइंड करवाना शुरू किया है, करेंगे। पहले ये देखिए, तो ये है न्यूरॉन से सिग्नल किसको मिला? मसल को मिला। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है मैं पढ़ के सुना रही हूँ। एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्ड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, आ गया न्यूरॉन। उसके बाद न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन पे आया, उसके बाद सिग्नल यहाँ पर आया। इट इज द एक्सॉन टर्मिनल। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल। क्या होता है बच्चों? ये एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है बच्चों? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल रिलीज होगा। सिग्नल रिलीज होगा, उसके बाद जैसे ही सिग्नल रिलीज होगा वैसे ही सोडियम गेट खुल जाएंगे, डीपोलराइजेशन होगा मेम्ब्रेन का। किसकी मेम्ब्रेन का? मसल की मेम्ब्रेन का। और तुरंत जो सिग्नल होंगे वो मसल के अंदर घुसेंगे, ठीक, मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुसेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भैया टी शेप के अंदर फोल्ड हुई है, इसे आप क्या कहते हैं? टी-ट्यूब्यूल। अब आपका जो एक्शन पोटेंशियल है, जो सिग्नल है, वो टी ट्यूब्यूल के अंदर आएगा। जैसे ही टी ट्यूब्यूल के अंदर आएगा उसके चारों तरफ के जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आ गया आ गया आ गया, फटाफट से कैल्शियम कहाँ देने लगेंगे? कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकालकर कहाँ जाएगा? सार्कोप्लाज्म में। जैसे ही सार्कोप्लाज्म में आएगा वैसे ही ये कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा। ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा, पूरे ट्रोपोनिन को और यूनिट को हटा देगा। जैसे ही ट्रोपोनिन यूनिट को हटाया वैसे ही एक्टिन एक्सपोज हो गया, ठीक है। वैसे ही जाकर मायोसिन का हेड उस पर बाइंड होगा। समझ में आई बात आपको इतनी? अच्छा, अब मायोसिन जो है ना वो एक बहुत ही मोटू है, ठीक है। अब मोटू को पतलू के साथ बाइंड होना है। अब मोटू को पतलू के साथ बाइंड होना है तो मोटू को थोड़ी एनर्जी चाहिए ना। मोटू कैसे उसको पकड़े, ठीक है। अब मोटू को थोड़ी एनर्जी चाहिए तो मोटू बहुत स्मार्ट है। मोटू के स्ट्रक्चर में तुमने ये पढ़ा था कि इसके हेड पर दो साइट होती हैं। एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक क्या होती है बच्चों मेरे? एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? ATPase साइट। ये थी, आप समझो, ये जो हेड होता है इसके पास एक ट्रिमेंडस कैपेसिटी होती है। ट्रिमेंडस कैपेसिटी क्या है? ये क्या कर सकता है कि आसपास के जितने भी ATP मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये हाइड्रोलाइज कर सकता है। उनको हाइड्रोलाइज करके उससे क्या ले सकता है? एनर्जी ले सकता है। और जैसे ही इसे एनर्जी मिलती फट से जाकर एक्टिन को पकड़ लेता है, फट से जाकर एक्टिन को पकड़ लेता है। तो जब ये सराउंडिंग के ATP को तोड़ेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। ATP को किस फॉर्म में तोड़ेगा? ADP और PI में। तोड़कर ये क्या लाएगा? एक्टिन को अंदर की ओर लाएगा, ऐसा, ठीक, ऐसा लेके आएगा। एक्टिन को अंदर की ओर लेके आएगा, ठीक है। एक्टिन को अंदर लेके आएगा जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। इस डायग्राम का मतलब ये हुआ। आगे की ओर पढ़ते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। आ जाओ, इधर देखो, ये देखो, ये देखो। अब अभी क्या हुआ? कहाँ से शुरू करें हम लोग? हम लोग फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले एक क्रॉस ब्रिज बना। सबसे पहले क्या क्रॉस? ये मायोसिन के हेड पर एक क्रॉस ब्रिज बना। क्रॉस ब्रिज किसके बीच में बना? एक्टिन के बीच में बना और मायोसिन के बीच में बना, ठीक। एक्टिन के बीच में बना और मायोसिन के बीच में बना, ठीक है। अब इसने क्या किया? देखो, इसने एनर्जी को इस्तेमाल किया। यहाँ पर ये क्या करेगा? ATP को तोड़ेगा ADP प्लस PI में,
और उसके बाद ये इसको धक्का मारेगा, धक्का जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए उसके बाद फिर से ये क्या कर लेगा, एटीपी जो है, ध्यान से समझो, ये क्या कर लेगा कि अभी यहाँ से शुरू करते हैं ना अपन, ये देखो, सॉरी मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू करना चाहिए। अभी इसके पास क्या है, एटीपी इसने रख रखी है, ठीक है, सराउंडिंग से ले लिए, अभी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद ये एटीपी को तोड़ेगा, ठीक है, उसके बाद एटीपी को तोड़ेगा तो किस में चेंज करेगा, एडीपी प्लस प्लाई में। उसके बाद ये इससे बाइंड हो गया, बाइंड होने के का बाद मतलब इट मेक द क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज के बाद ये इससे आगे की ओर धक्का देगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब मैं कुल मिला के आपको वो बैंड्स दिखाना चाह रही हूँ जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बनते हैं। देखो यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से समझना तुम लोग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो सपोज दैट कि ये है सार्कोमियर, अब ये अपन ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये है एक्टिन, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं अपन एक्टिन, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं अपन, क्योंकि अभी जो है ओके। ये देखिए, अब मैं छोटी सी एक लेबलिंग करूंगी जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर। अब मैं इसके हेड भी बना ही देती हूँ, इसके हेड बना देती हूँ, ठीक है। अभी अपन ऐसे हेड नहीं बनाते, एग्जैक्टली ग्लोबुलर हेड बनाते अपन लोग। आ जाओ, ये देखो अपन लोग हेड बना लें इसके, ये अपन ने हेड बना लिया, ये अपन ने हेड बना लिया, ये अपन ने हेड बना लिए, ठीक, हेड बना लिए। अभी अपन लोगों को कुछ नहीं हुआ, अभी बाइंडिंग नहीं हुई है, ठीक। ये देखो, आप फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये क्या है अपना, मैं लेबल भी कर देती हूँ, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज व्हाट, जेड लाइन, दिस इज द आई बैंड, ठीक है, दिस इज द ए बैंड, ठीक है, दिस इज द एम लाइन, दिस इज द एम लाइन, ठीक है, ये भी हो गया ना। उसके बाद एम लाइन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो होता है दिस वन, मतलब सिर्फ मायोसिन वाला पार्ट क्या कहलाता है, एच जोन, जहां पर वो आई बैंड से ओवरलैप नहीं होता, ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब आप ध्यान से समझो, अभी मायोसिन का हेड इससे बाइंड नहीं हुआ है, पर जैसे ही मायोसिन का हेड इससे बाइंड होगा ना, ये दोनों आई बैंड को पास पास लाएगा। फिर से समझो, जैसे ही मायोसिन का हेड इस काली वाली लाइन मतलब आई बैंड मतलब लाइट बैंड मतलब एक्टिन से बाइंड होगा, तो ये क्या करेगा, एक्टिन को ना मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। देखो ये क्या करेगा कि ये इसको ना आगे की ओर धक्का देगा, चल चल आगे की ओर चल चल। तो ये जो आगे की ओर जब इसको धक्का देगा, तो ये जो लाइन है अपनी, ये जो लाइन है काली वाली, ये आगे की ओर स्लाइड होगी और ये भी आगे की ओर स्लाइड हो, तो स्लाइड होगी। स्लाइड होने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दोनों आई बैंड ना एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। इतना खींच लेती मायोसिन आई बैंड को या लाइट बैंड को कि ये दोनों ना ओवरलैप कर जाते हैं, समझे आप, ये दोनों ऐसे करके ना ओवरलैप कर जाएंगे। अब जब आप ओवरलैप कर जाओगे तो ना तो आपको डार्क बैंड दिखेगा, ना तो आपको कोई एम लाइन दिखेगी, ना तो आपको कोई एच जोन दिखेगा, और आपका जो सार्कोमियर का इतना लंबा लेंथ था वो भी कैसा हो जाएगा, छोटा, क्योंकि आपने दोनों आई बैंड को पास पास ले आए हैं। समझ में आई बात आपको? फिर से देख लो, देखो क्या हुआ कि आपने ये ऐसे करते, अच्छा देखो ऐसा आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि एक एक्टिन फिलामेंट, देखिए समझो बात को, कि जैसे मान लो कि इसने थोड़ा ऐसा खींचा, देखो मान लो कि ये एक्टिन है, ठीक है, नहीं ये एक्टिन, इसको मान लेते हैं, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। अब ये क्या करेगा, मायोसिन थोड़ा सा एक्टिन को ऐसे करके आगे धक्का देगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ऐसा होगा, थोड़ा सा आगे धक्का देगा, फिर ये छोड़ेगा, फिर फट से एटीपी लेगा, फिर बाइंड करेगा, फिर आगे। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में खच्च से ले आता है, नहीं, पहले ये एक्टिन से ऐसा बाइंड करेगा, ठीक, एटीपी को तोड़ के एनर्जी लेगा,
फिर थोड़ा सा ये क्या करेगा, ऐसा लेके आगे लेके जाएगा, फिर जो है यहाँ पर पकड़ेगा, फिर ऐसा आगे लेके जाएगा, फिर यहाँ पे पकड़ेगा, ऐसा आगे लेके जाएगा। तो कुल मिला के ये बाइंड करके छोड़ देता है, बाइंड करके छोड़ देता है। तो पहले ऐसा समझो बात को, ऐसा बाइंड किया, यहाँ से पकड़ते हैं अपन, ऐसा बाइंड किया, दिस इज द हेड, ये बाइंड किया, एटीपी लिया, इसको इतना आगे ले गया, फिर यहाँ से बाइंड किया, इतना आगे ले गया, यहाँ से बाइंड किया, इतना आगे ले गया। तो तुरंत ये तुरंत बिल्कुल इंस्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, ऐसा नहीं कि पकड़ के एक खींच के ले आए, नहीं ऐसा नहीं होता। अब आपके ये दो क्या है, ये सार्कोमियर है, ठीक है। दिस इज द लेंथ कॉल्ड एज सार्कोमियर, ठीक है। मैं सार्कोमियर का इमेज भी आपको दिखाऊंगी अभी के अभी, वेयर इट इज, हाँ देखेंगे आप। अब अभी क्या है, दोनों एक्टिन फिलामेंट क्या है, दूर दूर है। तो ये जो सिर्फ एच जोन है जहां पर सिर्फ मायोसिन का पार्ट होता है वो भी आपको दिख रहा है। पर जब ये मायोसिन इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये दोनों एक्टिन फिलामेंट पास पास आ जाएंगे। तो ना तो आपको एच जोन दिखेगा, ना तो आपको बीच से गुजरने वाली एम लाइन दिखेगी, और ये जो सार्कोमियर दो जेड लाइन का जो स्पेस है ये भी कम हो जाएगा। तो आपका जो सार्कोमियर है वो छोटा हो जाएगा, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है बच्चों। समझ में आई बात? इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, चलो मैं अभी आपको एक इमेज बताती हूँ, बना के बता देती हूँ, देखो ध्यान से। अभी मैं एक रिलैक्स्ड मसल बना रही हूँ, ठीक, रिलैक्स्ड मसल बना रहे हैं हम लोग इसमें। फिर बोलना मत कि कंफ्यूजन नहीं हुआ, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। दिस इज द जेड लाइन, नाउ दिस इज द जेड लाइन। छोटे छोटे बना रहे हैं ताकि जल्दी से बन जाए और आपको समझ में जल्दी से आ जाए। दिस इज द आई बैंड, ठीक। नाउ दिस इज द ए बैंड, ठीक। नाउ अब आप ध्यान से देखना, पिंक से बनाते हैं। सो ये है अभी हेड, ठीक है। यहाँ पर भी एक हेड बना लेते, एक ही बना रही हूँ मैं, होंगे तो बहुत सारे हेड, ठीक। अब क्या हुआ दूसरे स्टेप में देखेंगे आप। दूसरे स्टेप में हुआ ये कि जेड लाइन, ठीक, जेड लाइन, ठीक, ये यहाँ पर इसने बाइंड कर लिया, ठीक। बाइंड करवाओ, यहाँ पर आपने हेड को बाइंड करवाया, बाइंड करवा दिया, ठीक। व्हाट इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज। अब ब्रिज में ई क्यों लगा दिया मैंने, ठीक। इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज, ठीक। ये हो गया अपना क्रॉस ब्रिज। अब बच्चों समझना, अब ये मायोसिन ना इसको ऐसा खींच के अंदर की ओर लाएगा, ठीक। देखो अब ये मायोसिन क्या करेगा, इसे खींचकर अंदर की ओर लाएगा। मायोसिन का हेड बना लूं मैं, ये देखो इधर की ओर मुंडी हो गई इसकी, देखोगे ध्यान से। ये इधर की ओर खींच रहा है तो इसकी मुंडी इधर करो, ये इधर की ओर खींच रहा है तो इसकी मुंडी इधर करो। ऐसे ही ये इधर खींच रहा है तो इसकी मुंडी इधर करो, ये इधर खींच रहा है तो इसकी मुंडी इधर करो। आ जाओ, ये देखो। अब आपने ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक एक करके, देखने में बहुत अगली डायग्राम है पर इस समझने के लिए बेहतरीन है। चलो आ जाओ। ये क्या है, जेड लाइन है, ठीक है, ओके। ये क्या है आपका, ए बैंड है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ए बैंड। ये काले वाले क्या है, आई बैंड, ओके। सिर्फ जहां पर आपको डार्क बैंड दिखाई देता है वो होता है एच जोन, एच जोन। और ये क्या है आपका, सार्कोमियर। ये आपका क्या है, सार्कोमियर। तो ये क्या है आपका, एक सार्कोमियर का डायग्राम जो रिलैक्स स्टेट पर है। अभी कुछ नहीं कर रहे अपन, अभी सिर्फ बैठे हैं ऐसे। आओ, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ तो इसके पास होती है एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी हाइड्रोलिसिस साइट, हेड बाइंड हुआ। इसे आप कहते हैं क्रॉस ब्रिज, ठीक है। जैसे ही क्रॉस ब्रिज हुआ, एटीपी बाइंड हुआ, यहाँ पर मतलब एटीपी साइट बाइंड हुई, इसने एटीपी को तोड़ा,
इन द एडीपी प्लस पीआई। एडीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तोड़ दो उसको, तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट निकालोगे आप। अब भैया ये नहीं पूछना कि एटीपी क्या है, कक्षा 9वीं से हम पढ़ते आ रहे हैं, और अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो फिर वो भी बताएंगे, और क्या जीवन में हमारे तो यही बताना सब। तो एटीपी जो है ये आपके आई बैंड से बाइंड हो गया, ठीक, मतलब ये क्या है, मायोसिन का हेड है ना, मायोसिन हेड, ठीक, ये मायोसिन हेड है, ये लाइट बैंड है, एक्टिन है, ये एक्टिन भी लिख देती हूँ, नहीं तो आधे बच्चे मेरा दिमाग खाएंगे कि आई बैंड क्या है, जबकि 25 बार बता चुकी हूँ। तो ये मायोसिन का हेड है, ये एक्टिन से बाइंड हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज। अब ये जो एनर्जी निकली इसका इस्तेमाल करके ये जो मायोसिन है इसने खींचा ऐसा आगे की ओर, उसने ऐसा खींचा, मतलब ठीक, इट इज लाइक ऐसा। तो ये मायोसिन का हेड ऐसा खींचा, ये वाले मायोसिन का हेड ऐसा खींचा, तो दोनों की लाइन जो है, दोनों आई बैंड पास पास आ गए। मे भी वो इतने कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि दोनों ओवरलैप हो जाए। अब भैया ऐसा है कि ना तो तुम्हें कोई एम लाइन दिख रही है, कहाँ कुछ दिख रहा है, सब ओवरलैप हो गया ना मायोसिन के ऊपर, ना तो तुम्हें कोई एच जोन दिख रहा है, तो और सार्कोमियर का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अच्छा, जब हम खींचते हैं, आजा तू भी आ, तो इसे आप कहते हैं पावर स्ट्रोक। क्या कहते हो भैया मेरे, पावर स्ट्रोक, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है, इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक, कि जब मायोसिन का हेड एक्टिन को पकड़कर खींचकर पास में लाता है तो इसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। एनर्जी कहां से मिल रही है, सराउंडिंग से। एटीपी लेता जाएगा, देखो, लेगा, इस्तेमाल करेगा, आगे बढ़ाएगा, छोड़ देगा, लेगा, पकड़ेगा, इस्तेमाल करके और आगे बढ़ाएगा, छोड़ देगा, लेगा, पकड़ेगा, एनर्जी इस्तेमाल करेगा, आगे बढ़ाएगा, छोड़ देगा, ठीक है। इस तरीके से वो आगे की ओर एक्टिन फिलामेंट्स को बढ़ाता है। सार्कोमियर का लेंथ बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जैसे ही सार्कोमियर का लेंथ छोटा हुआ, मसल इज फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड। समझ में आई बात? तो ये है रिलैक्स स्टेट, ये है कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, ठीक। फिर उसके बाद मायोसिन का हेड छोड़ देगा एक्टिन को, एक्टिन वापस से अपनी रिलैक्स पोजीशन पे आएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलो। बोलना नहीं पावर स्ट्रोक क्या होता है, जब मायोसिन का हेड एक्टिन को पास पास बुलाता है, तू भी आ, और दोनों एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, और फिर आपका मायोसिन तो दिखता ही नहीं। अच्छा, मायोसिन की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि एक्टिन जो है वो पास पास जाते हैं, मायोसिन वही रहता है, ठीक है। मायोसिन के बस हेड इधर उधर होते हैं। चलो देखेंगे कौन से पॉइंट पे थे अपन लोग। ये वाला हो गया था। ग्लोबुलर हेड ऑफ द मायोसिन एक्ट एज एन एटीपी हाइड्रोलाइसिस, हेल्प्स इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एनर्जी derived फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इज यूज्ड बाय द मायोसिन। भैया मायोसिन ने सराउंडिंग के एटीपी को लेकर उसे तोड़ा, उससे तोड़कर उसने निकाली एनर्जी, उस एनर्जी को उसने किया इस्तेमाल, ठीक है। इस्तेमाल करने के बाद मायोसिन का हेड जो है वो बाइंड हो गया एक्सपोज एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, और इनके बीच में बनाया क्रॉस ब्रिज बन गया। तो उसने एक्टिव फिलामेंट को ए बैंड, सेंटर ऑफ ए बैंड की ओर खींचा। सेंटर ऑफ ए बैंड क्या है, ठीक, सेंटर ऑफ ए बैंड क्या है, सेंटर ऑफ ए बैंड मतलब ये मायोसिन का जो सेंटर होता है उसकी ओर मायोसिन के हेड ने एक्टिन फिलामेंट को खींचा ऐसा, ठीक है, ओके। जेड लाइन जो दो एक्टिन के साइड में है वो भी अंदर की ओर आई, जिससे सार्कोमियर का भी लेंथ, मतलब ये लाइन भी तो अंदर की ओर आएंगी, जिससे सार्कोमियर का लेंथ छोटा हुआ। एच जोन क्या होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन दिखता है, वहां पर उसके ऊपर एक्टिन फिलामेंट नहीं होते, वो भी नहीं दिखे क्योंकि उसके ऊपर एक्टिन आ गया, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कौन सी बैंड की लेंथ रहती है, ए बैंड की लेंथ रहती है, मतलब जो मायोसिन होता है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। लेंथ में चेंज होता है एक्टिन के, लेंथ में चेंज होता है सार्कोमियर के। एच जोन इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसके ऊपर एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप कर जाते हैं। बस मायोसिन में कोई चेंज नहीं होता, मायोसिन सिर्फ हेड से पूरा काम कर रहा है, वो वैसे ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो एक जीआईएफ मैंने लगाया है, उससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ बच्चों, देखो, हाँ शुरू हो जाए पहले ये। अरे देखो, न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका सिग्नल आया, एक एक करके आएगा स्टेप। ये आ गया सिग्नल, ये बाइंड हुआ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से, उसके बाद सिग्नल आया ट्रोपोनिन, ये कैल्शियम आया, कैल्शियम ने ट्रोपोनिन को
ट्रोपोनिन को हटाया, एक्टिन एक्सपोज हुआ, ठीक है। उसके बाद मायोसिन का हेड देखो किस तरीके से हेड उसे अंदर बाहर की ओर मतलब अंदर की ओर खींचता है। फिर से देखोगे, ये देखो सिग्नल आया, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड हुआ, अंदर गया, कैल्शियम आए, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड हो रहे हैं, एक्टिन एक्सपोज हो गया, ठीक है। एक्टिन एक्सपोज हुआ, मायोसिन का हेड उससे बाइंड किया, बाइंड करके देखो अंदर की ओर इस तरीके से ला रहा है ना, मायोसिन में कोई चेंज नहीं, सिर्फ हेड काम करते हैं, ठीक है। ओके डन, इतनी बात समझ में आई। नाउ उसके बाद रिलैक्सेशन की बात करते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन, ठीक है। अभी तो रिलैक्सेशन नहीं। मायोसिन देन रिलीज द एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू द रिलीज स्टेट, ठीक है। उसके बाद ये जो मायोसिन एडीपी पीआई होगा ये सब वापस से रीसिंथेसाइज हो जाएंगे और उसके बाद मायोसिन अपना हेड छोड़ेगा। मतलब कुल मिला के जब मायोसिन एडीपी और पीआई को फेंक देता है, मतलब कंटिन्यूसली वो एनवायरनमेंट से एटीपी को यूज कर रहा है, कंटिन्यूसली वो एनवायरनमेंट से एटीपी को यूज कर रहा है, तोड़ रहा है एडीपी प्लस पीआई में, और जैसे ही वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करना बंद करेगा, जो क्रॉस ब्रिज है वो टूट जाएगा एक्टिन और मायोसिन के बीच में, ठीक है। मतलब कुल मिला के जैसे ही वो एडीपी पीआई को बाहर निकलेगा, देखिए जब उसने एटीपी इस्तेमाल किया था तो उसने एटीपी को तोड़ा था एडीपी प्लस पीआई में और फिर वो जाके बाइंड हुआ था। फिर से वो एडीपी और पीआई को क्या कर लेगा, एटीपी में जब कन्वर्ट कर लेगा, फिर से कन्वर्ट कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा, तो वो छोड़ देगा। मतलब जब एटीपी टूटता है तो बाइंड होता है, एडीपी रीसिंथेसाइज होता है तो मायोसिन का हेड एक्टिन को छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह फिर से एटीपी हाइड्रोलाइज होगी और क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर एटीपी फॉर्म होगी तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी और अगर मसल रिलैक्स हो गई है तो जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में पड़े हैं वो वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे। यहां पर ना मैं आपको एक डायग्राम समझाती हूँ मसल रिलैक्सेशन का, मसल रिलैक्सेशन का, मसल रिलैक्सेशन का। चलिए देखिए, या समझा देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल, थोड़ा बड़ा बन गया है, छोटा बनाती हूँ इसको, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एक्सॉन टर्मिनल बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी मसल, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी मसल, ये क्या हो गए आपके मसल के टी टिब्यूल, ठीक है। ये क्या हो गए आपके टी टिब्यूल, ठीक है। नाउ ये मसल, ठीक, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब आपने मेरी बात ध्यान से समझनी। अभी हम लोग किसके बारे में बता कर रहे हैं, मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा सा कॉपरेट करिए। चलो देखोगे देखोगे देखोगे, आ जाओ। कैसे बनाऊँ मैं, छोटा सा बना देती हूँ मैं। मसल रिलैक्सेशन कर दिया है हमने, ठीक है। मसल रिलैक्सेशन मतलब मायोसिन के हेड ने एक्टिन को छोड़ दिया है। जैसे ही मायोसिन के हेड ने एक्टिन को छोड़ा, जितने भी कैल्शियम आयन किससे बंधे थे, ट्रोपोनिन से, वो सब सार्कोप्लाज्म में आ जाएंगे। फिर से कहाँ आ जाएंगे, सार्कोप्लाज्म में आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो ये है एक्टिन, दिस इज द एक्टिन। एक्टिन के ऊपर क्या बाइंड थे भैया मेरे, एक्टिन के ऊपर रेड मॉलिक्यूल बना देती हूँ, कैल्शियम बाइंड है। एक्टिन के ऊपर क्या है, कैल्शियम बाइंड है, ठीक। अब मसल हुई रिलैक्स, आर लिख दे रही हूँ, रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्स हुई, सारे कैल्शियम आयन कहाँ पर आ गए, सारे कैल्शियम आयन कहाँ आ गए, सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। सार्कोप्लाज्म में आ गए और ये क्या है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। सारे कैल्शियम कहाँ पर चले गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए, चले गए, चले गए, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, इसके बीच में सिग्नल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है भैया अपना एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, सिग्नल चला गया। एसिटाइल कोलिन जो कंटिन्यूअसली मसल से बाइंड हो रहा था, अब वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर Na+ गेट बंद लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर ऐसा जो रिसेप्टर बने हैं, यहाँ पर Na+ गेट क्लोज्ड,
और ये कंडीशन क्या कहलाती है? पोलराइजेशन। क्या कहलाती है भैया मेरे? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हो गया। ओके, अब यहां पर ना बच्चों ध्यान समझो, अभी मसल पूरे कैल्शियम आयन उठ के वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए। ट्रोपोनिन जो होता है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो गया, सब अपने ओरिजिनल शेप में आ गए। ट्रोपोनिन ने फिर से एक्टिन को बाइंड कर लिया, ट्रोपोमायोसिन ने फिर से एक्टिन के ऊपर मुड़ के अरेंज हो गया, सारे कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच गए और एसिटाइल कोलिन ने मसल को छोड़ दिया। पर अभी भी एसिटाइल कोलिन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इसका क्या करोगे बेटा? ठीक है, अब यहां पर एक एंजाइम पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है ना, ये किस पर काम करेगा? एसिटाइल कोलिन पर। और ये एसिटाइल कोलिन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डालेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डालेगा। ठीक है, ये तोड़ दिया और वहां पर सिग्नल जो है वो खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां पर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का रोल ये है कि जो भी सिग्नल बना हुआ है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। ठीक है, उस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, दैट्स इट, यहां पर सिग्नल खत्म। तो इस तरीके से मसल आपकी रिलैक्स हो जाती है। ये डायग्राम आपको समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फिर से बता देती हूँ। सिग्नल जो रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होकर अंदर जा रहा था, अब वो छूट गया। ये क्लेफ्ट में सिग्नल पड़े हुए हैं। सारे एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर जो ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम बाइंड था, ट्रोपोनिन ने कैल्शियम को छोड़ दिया, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया। तुरंत ट्रोपोनिन ने अपना शेप चेंज किया और ट्रोपोनिन ने फिर से एक्टिन को बाइंड कर लिया। फिर से मायोसिन, मायोसिन तो हट ही गया था। ठीक है, मायोसिन फिर से नहीं बाइंड हो सकता। यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन थे वो एसिटाइल कोलिन सब टूट जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। इसका फोटो आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मसल रिलैक्स होती है। अब मैं आपको इसकी डिटेल समझाती हूँ। तो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले ली और फिर से एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन को बाइंड कर दिया। ठीक है, मतलब एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है उसको ब्लॉक कर दिया। मसल रिलैक्सेशन का डायग्राम मैंने पढ़ा दिया। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये हुआ मसल रिलैक्सेशन। व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस क्लास, क्या सीखा? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा एक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक इमेज दिखा दूंगी, तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो आपने कॉन्ट्रैक्शन के समय इस्तेमाल किया तो उसको जस्ट आपने उल्टा कर दिया, जहां से आप ले आ रहे थे सिग्नल वहीं पर आपने वापस भेज दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आए प्लीज लेट मी नो। और जिनको ये लगता है कि सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, सिलेबस तो पूरा होना ही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में इतना अच्छा कुछ कर सकें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा तो पढ़ा ही है, उसको रिवाइज करवाती हूँ मैं आपको। पर आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ मस्कुलर मतलब कुछ थोड़ी सी टर्म्स के बारे में। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी हैं, कुछ नॉर्मल मैकेनिज्म्स भी हैं, हालांकि और रेड और वाइट मसल्स के डिफरेंस के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके पहले मैं शुरू करती हूँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था मोटर यूनिट और न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन के बारे में। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोटर यूनिट? मोटर यूनिट का मतलब ये है कि वो न्यूरॉन, ध्यान से समझें। मोटर यूनिट का मतलब एक एक चीज़ में अब थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ एक प्रॉपर मैनर में, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो सके। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एग्जैक्टली मीन्स ऑफ द मोटर यूनिट? क्या मतलब होता है इसका? ध्यान से समझें। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो किसी भी सिग्नल को ब्रेन से किसी भी ऑर्गन तक लेके जाते हैं। मसल में मोटर यूनिट इज द जंक्शन ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल एंड द मसल। एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज द एक्सॉन एंड दिस इज द ब्रांचेस। ये ब्रांचेस सिग्नल को, ये जुड़ी हुई किससे? मसल से जुड़ी हुई हैं। सो दे विल गिव द सिग्नल टू द मसल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज मोटर यूनिट। व्हेन एनी टाइप ऑफ मसल्स, जब वो मसल किसी मोटर न्यूरॉन से अटैच होती है जो सिग्नल ब्रेन से लेके आ रहे हैं, तो इसे हम मोटर यूनिट कहते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद मैंने आपको बताया था न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन।
जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर न्यूरॉन जो होता है वो मसल से जुड़ा हुआ होता है, पर कोई भी न्यूरॉन मसल से जुड़ा रहेगा तो इस जोड़ को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. The neuron which get attached with the muscle, it is called as neuromuscular junction. But there is a gap in between the neuron and the muscle, which is called as synaptic cleft. ठीक है, तो कोई भी सिग्नल जो ऊपर से आ रहा है वो एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में आएगा. ठीक है, वो सिग्नल इस गैप में रिलीज होता है, ये इस गैप का रोल होता है. कोई भी सिग्नल हम डायरेक्ट नहीं दे सकते. अगली बात, ऊपर से जो सिग्नल आ रहा है वो एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में होता है, विच इज अ टाइप ऑफ केमिकल. जैसे ही सिग्नल क्लेफ्ट में रिलीज होता है वैसे ही जो सोडियम गेट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. व्हाट इज द सोडियम गेट? जब आपकी मेम्ब्रेन में जब सिग्नल नहीं आ रहा है तो अब आपके जो सोडियम आयन होते हैं वो मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और आपके नेगेटिव चार्ज मसल की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं. इस कंडीशन को हम पोलराइजेशन स्टेट कहते हैं, और मेम्ब्रेन ऑफ द मसल इज राइट नाउ इनएक्टिव, और आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अभी नहीं हो सकता. पर जैसे ही सिग्नल मेम्ब्रेन पे बाइंड होते हैं वैसे ही जो सोडियम आयन होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर जाने लगते हैं, तो मेम्ब्रेन इनर साइड से पॉजिटिव हो जाती है और बाहर से वो नेगेटिव हो जाती है. मतलब मेम्ब्रेन एक्टिव हो गई है ताकि सिग्नल अंदर घुस सके. Na+ गेट खुले हुए होते हैं, Na+ अंदर आ जाते हैं, मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव हो जाती है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन. when you are acting, when you are going to initiate, when you are going to active the any type of membrane, especially in the muscle. ठीक है, now उसके बाद there is a receptor called as acetylcholine receptor present on the membrane of the muscle, which is called as sarcolemma. Then all the acetylcholine signal will bind with the acetylcholine receptor, then it will enters into the sarcoplasm from the sarcolemma. At the time when the signal going to enter into the sarcoplasm, firstly they will enter into the T tubule, which is the invagination of the membrane. Then signal आएगा T tubule में. जैसे ही सिग्नल T tubule में आता है, the sarcoplasmic reticulum जिसके पास कैल्शियम आयन बहुत सारे होते हैं, ये सारे कैल्शियम आयन को रिलीज कर करके पूरे सार्कोप्लाज्म में फैला देता है. जैसे ही सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है वैसे ही सारे कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन की टीपीसी यूनिट से बाइंड हो जाते हैं. ट्रोपोनिन की टीपीसी यूनिट से बाइंड होने के बाद ट्रोपोनिन जो होता है, जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है, उसको छोड़ देता है. एक्टिन का बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाता है और मायोसिन जो है उस पर जाकर अटैच हो जाता है बाय द यूजिंग ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द एडीपी प्लस पीआई. Then the myosin head will contract the actin, और ये इसे पास लाने का काम करते हैं. ठीक, इसके लिए मैंने एक डायग्राम लगा रखा है, आपको वो मैं दिखाती हूँ आज की क्लास में. देखिए क्या होता है. अभी दिस इज द Z लाइन, ब्लैक वाली. द स्पेस इन बिटवीन टू Z लाइन इज सार्कोमियर, एंड नाउ दिस इज द H जोन. दिस इज द H जोन जहाँ पर कोई भी एक्टिन फिलामेंट नहीं होता, हेलर्स जोन कहते हैं. ए बैंड पूरा मायोसिन फिलामेंट ए बैंड कहलाता है, और जितना भी ब्लू वाला है वो आई बैंड कहलाता है. नाउ अब कंडीशन आप मेरी ध्यान से समझेंगे जो मैं कह रही हूँ. मायोसिन का जो हेड होता है वो जब एक्टिन फिलामेंट से बाइंड होता है, मायोसिन का हेड जब एक्टिन फिलामेंट से बाइंड होता है तो एक्टिन को वो अंदर की ओर खींचता है. जब वो अंदर की ओर खींचता है तो आपने देखा कि ये जो दो ब्लैक पिलर लगे हुए हैं, जो ये दूर थे, अब ये पास हो गए, मतलब लेंथ ऑफ सार्कोमियर गिर गई. H जोन जो है वो भी नैरो हो गया, क्योंकि अब आपको सिर्फ थोड़ा सा ही मायोसिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नैरो हो गया. और अगर हो सकता है कि आई बैंड ओवरलैप कर जाए तो H जोन आपको दिखाई ही ना दे. H जोन इज द एरिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट दिखता है, वहाँ पर आई बैंड या एक्टिन फिलामेंट नहीं होता. ठीक है, पूरा मायोसिन फिलामेंट जो एक्टिन से ओवरलैप है नहीं है, उन सबको कलेक्टिवली ए बैंड कहते हैं. पर वो मायोसिन का एरिया जो किसी से ओवरलैप नहीं होता उसे हम दैट H जोन कहते हैं. इस कंडीशन से जब आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आई बैंड का भी लेंथ जो है पास आ जाते हैं, सार्कोमियर का लेंथ कम हो जाता है, H जोन गायब हो जाता है और एम लाइन भी दिखना बंद हो जाती है. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन. जब मसल को रिलैक्स करना है तो मायोसिन का जो हेड होता है
वो छोड़ देता है। जो ADP और PI हैं ये वापस से जुड़कर ATP बना लेते हैं और H जोन, M लाइन ये सब वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया है। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, जब आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए तो जो एसिटाइल कोलिन था जो स्क्लेफ्ट में अभी भी बचा हुआ है, वहां पर एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है, जो बचा हुआ है वहां पे। दूसरी बात, जो कैल्शियम आयन थे वो ट्रोपोनिन को जो है वो छोड़ देते हैं और फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घुस जाते हैं। जैसे ही ट्रोपोनिन को कैल्शियम छोड़ता है, ट्रोपोनिन जो है वो फिर से एक्टिन की साइड को जाकर बाइंड कर देता है ताकि मायोसिन का हेड उस पर बाइंड ना हो। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम मस्कुलर सिस्टम की आखिरी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होता है, सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है सिंगल मस्कुलर ट्विच, ठीक है। सिंगल मस्कुलर ट्विच में मैं आपको पहली जो चीज बताने वाली हूं वो ध्यान से सुनिए। सिंगल का मतलब होता है सिंगल, अकेला, आइसोलेटेड, ठीक है। सिंगल मस्कुलर ट्विच का मतलब, सिंगल का मतलब होता है अकेला, आइसोलेटेड, ठीक है। नाउ quick contraction of muscle by a single signal called as single muscular twitch, ठीक है। मतलब सिर्फ एक बार आपने सिग्नल दिया और आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल मस्क्यूलर ट्विच, ठीक है। अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है। तो आप क्विक कॉन्ट्रैक्शन जब आप देते हैं, क्विक कॉन्ट्रैक्शन जब आपके शरीर में होता है बाय अ सिंगल, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल मस्कुलर ट्विच, ठीक, ओके। नाउ आपके शरीर में ATP, ठीक, ATP मिली, ठीक है। ATP जो है वो हाइड्रोलाइज हुई। व्हाट इज अ हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस इज द बाइंडिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की प्रेजेंस में किसी भी चीज को तोड़ना, ठीक है। आपकी बॉडी में नॉर्मली जो ATP हाइड्रोलाइज होती है वो किसकी मदद से होती है? बाय द मायोसिन ATPase। मायोसिन ATPase ये कहाँ है भैया मेरे? मायोसिन के हेड पर ATPase एक्टिविटी होती है। सराउंडिंग से ATP को लेकर वो धड़ाधड़ तोड़ता जाता है, ठीक है। जब आप ATP को तोड़ते हैं तो व्हाट यू गेट, आपको मिलता है एक ADP प्लस एक PI, ठीक है, फॉस्फेट। ATP में कितने फॉस्फेट होते हैं बच्चों? ATP में 3 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। तो D मतलब डाई, ठीक है, और T मतलब ट्राई। तो ATP में कितने फॉस्फेट होते हैं? 3। तो ADP में कितने होंगे? 2। तो एक आपने रिलीज कर दिया, ठीक है, ये एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ठीक है। अब आपकी मसल जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है ना। सिंगल मस्कुलर ट्विच में फटाक से ATP टूटी, एनर्जी मिली, कॉन्ट्रैक्ट हुई और तुरंत रिलैक्स भी हुई। जब तुरंत रिलैक्स हुई तो ATP को जोड़ना बहुत, मतलब ADP को जोड़ना है, वापस से ATP में बनाना है। नाउ अब आपके फॉर अ सेकेंड, आपके शरीर में फॉर अ सेकेंड, ठीक है, फॉर अ सेकेंड मतलब मैं बता रही हूं कि आपके शरीर में एक क्या कह सकते हैं, एक प्रोटीन कह सकते हैं, इसे कहते हैं फॉस्फोक्रिएटिनिन, ठीक है, फॉस्फोक्रिएटिनिन, ठीक है। ये क्या होता है? फॉर अ सेकेंड ये एक बहुत ही फास्ट फॉस्फेट डोनर होता है। क्या होता है? फास्ट फॉस्फेट डोनर। जब आप किसी मसल को बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी मसल को बहुत ज़्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ATP बहुत जल्दी टूटकर ADP में कन्वर्ट हो जाती है। पर जब आप उसे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुरंत रिलैक्स भी करोगे। जब आप उसे तुरंत रिलैक्स करोगे तो वहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होना भी बहुत जल्दी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास मसल्स में होता है फॉर अ सेकेंड, ठीक है, आपके मसल में होता है एक प्रोटीन कॉल्ड एज फॉस्फोक्रिएटिन, ठीक है। फॉस्फोक्रिएटिन एक बहुत ही फास्ट फॉस्फेट डोनर होता है। जब आप इसमें फॉस्फेट को जोड़ देते हो, एक फॉस्फेट को जब फॉस्फेट डोनर होता है ये बची हुई ADP को, जब आप ये जो ADP है, जब आप एक ADP जब इसमें जोड़ देते हो तो ये फट से ATP में कन्वर्ट हो जाता है और क्रिएटिन बाहर निकलता है,
समझ में आई बात? फिर से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सिंगल मस्कुलर ट्विच का मतलब ये होता है कि एक बार जब आपने तेज से सिग्नल दिया तो खट से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाए, ठीक है। नाउ अब आपके शरीर में अगर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक एटीपी जल्दी चाहिए, तो जब रिलैक्सेशन करोगे तो वो एटीपी उतनी जल्दी बननी भी चाहिए। तो उतनी जल्दी बनने के लिए उससे एनवायरनमेंट से एक फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा जो उसने कॉन्ट्रैक्शन के दौरान डोनेट कर दिया था। अब हमारे पास फॉस्फेट डोनर ऑलरेडी है, हमारे पास फॉस्फेट डोनर ऑलरेडी है। कौन है वो फॉस्फेट डोनर? ये है वो फॉस्फेट डोनर जिसका नाम है फॉस्फोक्रिएटिनिन। समझ में आई बात? हमारे पास कौन है वो फॉस्फेट डोनर? फॉस्फो, दिस पार्ट गोइंग टू डोनेट, ठीक है, ये पार्ट हम डोनेट कर देंगे और बचेगा क्रिएटिनिन, ठीक है, क्रिएटिनिन, ठीक है। क्या बचेगा बच्चों हमारे पास? क्रिएटिनिन, ठीक है। अब ये जो क्रिएटिनिन है, ठीक है, ध्यान से समझो, ये जो क्रिएटिनिन है ये एक वेस्ट है, ठीक है, दिस इज द मेटाबॉलिक वेस्ट। ये मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारे शरीर से रिमूव हो जाना चाहिए और हम इसे रिमूव करते हैं थ्रू द किडनी, ठीक है। सो दिस इज द क्रिएटिनिन। कोई दिक्कत इसमें? तो क्रिएटिनिन, क्रिएटिन बोल रही हूँ, नॉट क्रिएटिनिन, ठीक है। तो क्रिएटिन को हमारे शरीर से रिमूव हो जाना चाहिए, जो कि हम किडनी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिंगल मस्क्यूलर ट्विच। क्या कहलाता है ये? सिंगल मस्कुलर ट्विच, कि किस तरीके से आप एटीपी को तोड़ते हैं और फिर उसे रीसिंथेसाइज करते हैं। आगे की बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? आ जाओ। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है ऑल एंड नन लॉ। ऑल एंड नन लॉ, ठीक, ऑल एंड नन लॉ। देखिए, इसका मैं एक डेफिनेशन लिख देती हूं। सिंगल स्टिमुलस, सिंगल स्टिमुलस टू रीच मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑल एंड नन लॉ? देखिए, द अमाउंट, सिंगल क्यू, सिंगल अमाउंट ऐसा लिख देते हैं अपन, ठीक, ऐसा लिख देते हैं अपन। देखिए क्या होता है कि वो स्टिमुलस मीन्स व्हाट? स्टिमुलस मीन्स सिग्नल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टिमुलस? स्टिमुलस का मतलब होता है सिग्नल, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ सिग्नल जो किसी मसल के मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। फिर से समझें, वो अमाउंट ऑफ सिग्नल जो किसी मसल के मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। वो अमाउंट ऑफ सिग्नल जो किसी मसल के मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। अगर आपने उतना सिग्नल दे दिया तो जो मसल होगी वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी। उसके बाद तुम कितना भी सिग्नल देते रहो, मसल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑल और नन लॉ। ऑल का मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ, देखो जैसे सपोज दैट कि मुझे ये वाली मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। सपोज दैट आई हैव टू कॉन्ट्रैक्ट दिस मसल, ठीक है, मुझे ये वाली मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब मेरे को एक सिग्नल ब्रेन ने दिया, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट। तो जैसे ही उसने सिग्नल दिया तो मैंने अपनी मसल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दिस इज द अभी आगे बता रही हूँ। उसके बाद अगर आप इसको सिग्नल देते भी रहोगे तो इसके आगे क्या ही कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। तो या तो मसल पूरी कॉन्ट्रैक्ट होगी या तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। दिस इज द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। तो वो अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो किसी सिंगल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो किसी एक स्टिमुलस के बाद नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो या तो होगा या तो नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑल और नन लॉ, ठीक है। आई बात समझ में? आगे पढ़ते हैं। मसल फटीग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मसल फटीग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए,
मसल फटीग, कंटिन्यूअसली काम कर करके आदमी बहुत थक जाता है। नहीं थक जाता क्या? अरे बोलो ना, कंटिन्यूअसली हम काम करते रहते तो बहुत थक जाते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली मैं काम कर रही हूँ तो अभी मुझे उतनी थकान नहीं लग रही है, पर अचानक से मैं भागने लगूँ, अचानक से मैं दौड़ने लगूँ तो मुझे ज़्यादा थकान लगेगी कि नहीं लगेगी? अब ऐसी कंडीशन में नॉर्मली मैं मतलब सपोज 1 किलो पर घंटे की रफ्तार से, पर आवर की रफ्तार से, स्पीड से दौड़ती हूँ। अचानक से मुझे किसी ने बोला 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ो, तो मैं दौड़ तो जाऊंगी, पर हो सकता है कि रेस खत्म करते करते मेरी हालत ऐसी हो जाए कि पंचर हो जाए। ठीक है, पंचर हो जाऊं मैं बिल्कुल, और घर जाते जाते तक मेरे पैरों में एक मतलब विगरस पेन शुरू हो जाए। मुझे एक कोई चीज़ ऐसा लगे कि मेरे पैरों के पीछे किसी ने बड़े बड़े पत्थर के गोले बांध दिए हैं। दिस इज कॉल्ड एज मसल फटीग। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी बताया था। कभी भी कोई भी जिम वाला आपको तुरंत ऐसा नहीं बोल देगा जाओ एक्सरसाइज करते जाओ, मर जाओ एक्सरसाइज कर करके, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, वो धीरे धीरे आपकी मसल सेल्स को बढ़ाता है। कैसे मसल सेल को बढ़ाता है? जब वो आपको एक्सरसाइज करवाता है तो पहले वो आपकी मसल सेल को तोड़वाता है, उसके बाद आपसे बहुत सारा प्रोटीन खिलवाता है ताकि आपकी मसल सेल जो है नई बन सके और जो रिपेयर हो सके और आपकी मसल का नंबर बढ़ सके। जब आपके शरीर में मसल का नंबर बढ़ जाता है तो उस पर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है। मतलब आपके एक्सरसाइज होने के दौरान आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसलिए जिम वाला आपको पहले दिन नहीं एक्सरसाइज करवाता, पहले वो आपकी मसल सेल को बढ़वाता है, उसके बाद फिर जब मसल सेल बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता जाएगा। और आपको पता है कि मसल में तो ग्लाइकोजन भी स्टोर होता जाता है। ग्लाइकोजन स्टोर, मोर मसल मोर ग्लाइकोजन स्टोर, मोर एनर्जी विल प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। तो ये कंसेप्ट होता है। नाउ अब आपकी मसल सेल, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको दौड़ना 1 किलोमीटर, जैसे मैंने बताया 10 किलोमीटर दौड़ गए घंटे में, तो आपकी मसल सेल में एक्सटेंसिव पेन होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। ठीक है, देखिए क्या है ये कहानी, अब ध्यान से समझना। देखो नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है, ध्यान से समझिए, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है वो आपके लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, लीवर में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। जब आपकी बॉडी स्टार्व होती है, जब आपकी बॉडी स्टारवेशन शो करती है, जब आपकी बॉडी भूखी होती है, जब आपकी बॉडी में कोई ग्लूकोज नहीं होता, तो ये ग्लाइकोजन जो होता है ये ब्रेक डाउन होता है। ध्यान से समझें, ब्रेक डाउन होता है और रिलीज करता है फ्री ग्लूकोज। क्या रिलीज करता है? फ्री ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आपके शरीर में ब्रेक डाउन होता है और इससे आपको मिलती है बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, ध्यान से समझें, आपके शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो लीवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जब आप भूखे होते हैं, आपको खाना वाना नहीं मिला है, मर रहे हैं भूख से, तो ये ग्लाइकोजन अब टूटेगा और टूटकर फ्रीली ब्लड में ग्लूकोज घूमेंगे और इससे आपको एनर्जी मिलेगी। ये कहानी है हमारे लीवर की जो नॉर्मली होती है। पर अब आप समझना मेरी बात को, जब मैंने आपको मसल सेल का डायग्राम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि मसल सेल्स आर वेरी वेरी स्मार्ट सेल्स। ये अपने ऑक्सीजन को भी अपने साथ स्टोर करके रखती हैं और साथ ही साथ ये अपने ऑक्सीजन को भी और अपने ग्लाइकोजन को भी साथ ही साथ स्टोर करके रखती है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ अब आपने मेरी बात ध्यान से समझनी है जो मैं बता रही हूं। देखो यहां देखो, मसल फटीग में मैं आपको आज पढ़ाऊंगी कोरी साइकिल के बारे में, पर पढ़ लो ये क्या है? कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल एनोरोबिकली। अच्छा, मसल फटीग, जैसे मैंने आपको बताया कि मसल के पास खुद का ऑक्सीजन होता है, मसल के पास खुद का प्रोटीन होता है, मसल के पास खुद का ग्लाइकोजन है, तब तक कोई टेंशन नहीं है। पर
अगर आपकी मसल, ध्यान से समझो, पर अगर आपकी मसल काम करते करते थक जाए और फिर भी आप उससे काम कराए जा रहे हो, तो अब आपकी मसल जो है वो एनारोबिकली कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। मतलब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट तो होगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको एनर्जी भी मिलेगी, पर वो जो एनर्जी अब आपको मिल रही है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से नहीं मिल रही है, वो आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिल रही है। ठीक है, नाउ so continuous contraction of skeletal muscle anaerobically due to the accumulation of lactic acid in the muscle, it causes pain and fatigue। चलो, अब ये आदमी देखो, ये गए थे ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे, अचानक इनका दिमाग खराब हो गया, इनको समझ में आ गया ये 50 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो ये बेहोश हो गए लैक्टिक एसिड। अभी घर जाके इनको पता चलेगा, समझ में आएगा। नाउ दिस इज द कोरी साइकिल, इट इज रन, हालांकि मैंने इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको पढ़ा रखा है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने पढ़ाया नहीं। सो कोरी साइकिल इज रन इन बिटवीन द लीवर एंड द मसल। किसके बीच में रन करता है? लीवर और मसल के बीच में रन करता है। ठीक है, देखो कैसे होता है। हालांकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था। देखो, ग्लूकोज है हमारे पास, ओके, लीवर में ग्लूकोज था, हमको ग्लूकोज की जरूरत पड़ी, ग्लूकोज ब्लड में आ गया, ब्लड से ही मसल में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि फिर मैंने बताया नहीं आपको। ठीक है, नाउ ध्यान से देखो, कोरी साइकिल जो है, ग्लूकोज था, मसल को ग्लूकोज की जरूरत हुई, ब्लड से ग्लूकोज किसके पास आ गया? ब्लड से ग्लूकोज आ गया मसल के पास। अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तब तो ये ग्लूकोज जो है, ये अगर मान लो अगर ये एरोबिक है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ग्लूकोज किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज टूट जाएगा CO2 में, H2O में और ATP में। ठीक है, पर अगर कहानी है एनारोबिक की, अगर कहानी है एनारोबिक कंडीशन की, तब ग्लूकोज किस में टूटेगा? तब ग्लूकोज टूटेगा लैक्टिक एसिड में। किस में टूटेगा? लैक्टिक है। एरोबिक है तब तो कोई टेंशन नहीं, ग्लूकोज विल कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड एंड देन पायरुविक एसिड विल ब्रोकन डाउन इनटू द CO2, H2 एंड ATP। पर अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज चाहिए है, ठीक है, मतलब बहुत सारा आपको एनर्जी चाहिए है, तो कोई बात नहीं, हम ग्लूकोज तोड़ेंगे पर ऑक्सीजन के बिना तोड़ेंगे, क्योंकि मसल्स के पास अब इतना ऑक्सीजन ही नहीं बचा है कि वो आपके ग्लूकोज को एरोबिकली तोड़ सके। अब आपकी मसल जो है वो ग्लूकोज तो तोड़ेगी पर उसके लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल वो नहीं करेगी, इसीलिए मसल इस समय पर बहुत ज्यादा थक जाती हैं। इसलिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। तो आपकी बॉडी में जो मसल है, जो लीवर से आ रहा है, वो ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एनारोबिकली। अब दो कहानी है, लैक्टिक एसिड जो है वो आपकी मसल में जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा, और आप बहुत सारा एक्सरसाइज करेंगे ना, तो जब आप पहले दिन जिम जाते हैं तो कैसा लगता है बताइए मुझे। मतलब अगर आप तो नहीं गए होंगे, मे बी जो लोग जाते होंगे 11th क्लास में या जो कोई आसपास गया होगा उसको पूछना कि पहले दिन जब जिम गए थे तो कैसा महसूस हो रहा है, तो आपको बताएगा कि यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ बंधा हुआ है, यहाँ बहुत दर्द होता है, यहाँ बहुत दर्द होता है, पैरों के नीचे जो शैंक वाला एरिया है वहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ बंधा हुआ है। तो इट इज द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या है ये? लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन है। उसके बाद वो दर्द जो है ना वो आपको बहुत दिनों तक बना रहता है, धीरे धीरे लैक्टिक एसिड क्रिस्टल डिसॉल्व होते जाते हैं और फिर आपका दर्द खत्म होता है। तो कुल मिला के आपको फटीग, मसल फटीग इसीलिए कहते हैं कि आपको एनर्जी तो मिल गई पर उसका रेसिड्यू जो है वो आपकी मसल में जम गया। अब ये मसल वाला जो लैक्टिक एसिड है धीरे धीरे लीवर में जाएगा, लीवर उसे फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। समझ में आई बात? व्हाट इज द ग्लाइकोनियोजेनेसिस? ग्लाइकोनियोजेनेसिस मैंने आपको डाइजेशन में भी पढ़ाया था, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज in the presence of conversion of glycogen or the glucose in the by the help of non carbohydrate substrate। लैक्टिक एसिड कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट नहीं है, फिर भी आप उससे कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन बनाओगे तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज को स्टोर कर लो तो ग्लाइकोजन बन जाएगा, तो ग्लूकोज बना रहे हो तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बना रहे हो तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। बहुत सारा ग्लूकोज हो जाएगा तो लीवर में स्टोर हो जाएगा, और बहुत सारा दे रहे हो तो मसल में भी स्टोर होता जाएगा। तो ग्लूकोज इसके पास ज्यादा हो जाता तो मसल को भी देने लगते, मसल में भी भरपूर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक है, तो आपके शरीर में करीब 4/5 हिस्सा जो लैक्टिक एसिड का है, 4/5 हिस्सा जो लैक्टिक एसिड का है वो कन्वर्ट हो जाता है वापस ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ईदर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस,
बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और जो करीब 1/5 हिस्सा है वो टूट जाता है, वो जो लैक्टिक एसिड है वो टूट जाता है, लैक्टिक एसिड 1/5 हिस्सा जो लैक्टिक एसिड का है वो टूट जाता है किसमें मेरे बच्चों, वो टूट जाता है आपका H2O CO2 में, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। फिर से एक बार बता देती हूँ, मसल फटीग इज क्यों होता है? मसल फटीग इसलिए होता है क्योंकि अब आपके मसल में ऑक्सीजन नहीं बचा है, ठीक, और उस मसल से काम कराए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये तो घर में काम करने वाली बाई हो गई बेटा, जिसका मन नहीं है तो भी उससे काम कराए, अब बेचारी थक जाएगी ना, तो मसल थक जाती है, फिर भी वो काम करती रहती है। क्यों काम करती रहती है? तो जो काम कैसे करेगी, तो जो आपका स्टोर ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लूकोज होता है लीवर में, वो मसल के पास आता है और वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। बीच में एक आध एटीपी निकलती है, उसका इस्तेमाल हम यूज कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड क्रिस्टल मसल में जमता जाता है और आपको भयंकर बिल्लू भयंकर दर्द होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने ले लिया और तुमको ये समझ में आया कि मसल अगर एरोबिकली काम कर रही है तो उसके पास भर भर के ऑक्सीजन होगा, पर अगर मसल थक गई है तो भी कोई टेंशन नहीं है। वी हैव अनदर मैकेनिज्म कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिससे मसल आपकी काम करती रह सकती है, ठीक है। ये हो गया तो अपना, इसमें कोई टेंशन परेशानी तो नहीं। आगे हम बात कर रहे हैं राइगर मोर्टिस के बारे में। व्हाट इज द मीन्स ऑफ राइगर मोर्टिस, ठीक है, क्या होता है राइगर मोर्टिस? देखिए क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होते हैं। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस मानी जाती हैं, ठीक है। डेथ के समय जो आपकी मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। आफ्टर द डेथ आपकी जो मसल होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ और कड़क हो जाती हैं, ठीक है। इवन राइगर मोर्टिस से आप ये पता लगा सकते हो कि कब आपकी मसल का डेथ हुआ है, ठीक है। इवन आप राइगर मोर्टिस पता लगाकर ये पता लगा सकते हो कि डेथ की टाइमिंग क्या थी, ठीक है। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द टाइम प्लेस ऑफ द डेथ, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली है क्या? इस राइगर मोर्टिस में जैसे जैसे आपके मरने के बाद का समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉडी में स्टिफनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। शरीर में जब हम मायोसिन के हेड को एक्टिन से बाइंड करते हैं तो उस जगह पर एटीपी का टूटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद एटीपी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो एडीपी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द एटीपी, ठीक है। फिर से समझें, जब मसल हेड को मायोसिन के हेड को एक्टिन से बाइंड करना होता है तो वहाँ पर हमें एटीपी को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो हेड छोड़ देता है, ओके, और आपका जो एडीपी होता है वो फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पर अगर आपके शरीर में जैसे जैसे जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपके शरीर में एटीपी का जो रिडक्शन हो जाता है, समझ में आई बात? एटीपी जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, समझ में आई बात? आपके शरीर में एटीपी कम हो जाता है और आपका जो एक्टिन है ना, जो आपका मायोसिन है ना, वो एक्टिन को छोड़ ही नहीं पाता, तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पर ही रह जाती है। इसे आप कहते हैं राइगर मोर्टिस। मोर कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल, लेस एटीपी इन द बॉडी शोज दैट द डेथ का टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। ये चीज आपने याद रखनी है। दिस इज द राइगर मोर्टिस। नाउ क्योंकि हम मसल्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो अब हम एक अलग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विच इज द डिफरेंस इन बिटवीन द रेड एंड वाइट मसल्स, ठीक है। रेड और वाइट मसल में क्या अंतर होता है? शरीर, अगर आप ये दोनों शरीर का कंपैरिजन करें तो ये सामने का शरीर है, ये पीछे का शरीर है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के रेड और वाइट मसल्स नजर आ रहे हैं। बहुत जगह पर आपको रेड और कहीं कहीं पर आपको वाइट मसल्स नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों मसल्स का क्या डिफरेंस होता है वो आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो रेड मसल होती है वो ज़्यादा जगहों पर होती है, जबकि वाइट मसल जो होती है वो कम जगहों पर होती है, ठीक है। आज हम लोग रेड और वाइट मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
वाइट मसल। ठीक है, सबसे पहले रेड मसल को रेड मसल क्यों कहते हैं बच्चों, एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। रेड मसल को पहले हम लोग सबसे पहले डायमीटर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कलर। रेड मसल को रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि रेड कलर की होती है। व्हाइट मसल को व्हाइट क्यों कलर कहते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डायमीटर की। ठीक है, डायमीटर की बात करें अगर हम लोग, तो इसका डायमीटर जो होता है वो होता है लेस, जबकि इसका डायमीटर जो होता है वो होता है ज्यादा। ठीक है, डायमीटर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस मसल में आपको कम मायोफाइब्रल्स नजर आएंगे, जबकि इस मसल में आपको ज्यादा मायोफाइब्रल्स नजर आएंगे। समझ में आई बात, इसमें आपको कम मायोफाइब्रल्स नजर आएंगे और इसमें आपको ज्यादा मायोफाइब्रल्स नजर आएंगे। समझ में आई बात, इसमें आपको कम नजर क्यों डायमीटर कम है, क्योंकि इसमें मायोफाइब्रिल लेस है। ठीक है, क्योंकि इनमें मायोफाइब्रिल जो है वो क्या है, लेस। इसमें मायोफाइब्रिल क्या है, ज्यादा। इसमें मायोफाइब्रिल क्या है, मोर मायोफाइब्रिल। ठीक, मोर ओफो, कभी कभी इतनी गचर पचर हो जाती है, इसको अपन पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, मोर डायमीटर मोर मायोफाइब्रिल। ठीक ना, अब डायमीटर के बाद हम किसकी बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसमें ये रेड कलर की होती है। ठीक है, रेड कलर किसकी वजह से आ रहा है, देखो ध्यान से, रेड कलर का अपीयरेंस क्यों आ रहा है इसमें, व्हाट इज द रीजन कि इसमें रेड कलर आ रहा है, जबकि इसमें रेड कलर नहीं आता, इसमें व्हाइट कलर रहता है, क्योंकि इसमें एक रेड प्रोटीन होता है। इस रेड प्रोटीन का नाम है मायोग्लोबिन। ठीक है, इसमें एक रेड प्रोटीन होता है जिसे हम मायोग्लोबिन कहते हैं और इसका अमाउंट भी ज्यादा होता है। इसमें लेस मायोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से इसका कलर वाइट होता है। ठीक है, रेड प्रोटीन होता है जिसे हम मायोग्लोबिन कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, वैसे मायोग्लोबिन होता है। जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है तो ब्लड रेड होता है, वैसे मसल में मायोग्लोबिन होता है तो मसल रेड होती है। तो मोर मायोग्लोबिन मोर रेड मसल, लेस मायोग्लोबिन लेस रेड मसल। ठीक है, ये हो गया। डायमीटर आपको समझ में आया, मायोग्लोबिन समझ में आया, आप समझना। अब मैं आपको इसका कॉन्ट्रैक्शन बताती हूँ। देखो, रेड मायोग्लोबिन है तो ये ऑक्सीजन को स्टोर कर सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन स्टोर कर सकती है, जबकि ऑक्सीजन स्टोर क्यों लिखते हैं अपन, इसको और कोई टर्म दे सकते हैं। देखो, जिस भी आपकी बॉडी में अगर ज्यादा हीमोग्लोबिन है, सपोज दैट कि अगर आपकी बॉडी में किसी पार्ट में ज्यादा हीमोग्लोबिन है तो ज्यादा वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा वर्क करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, जबकि ये कम वर्क कैपेसिटी करती है। अच्छा ध्यान समझो, ये है, ये जो मायोग्लोबिन होता है, ज्यादा मायोग्लोबिन, तो इनमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन होता है भैया मेरे, एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि इनमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आपको समझ में आई बात, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों काम करता है, आपने दोनों रेस्पिरेशन पढ़े कि जब आपका नॉर्मल काम कर रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ज्यादा जल्दी काम करना है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आपने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि ये जो मसल जब काम करेंगी, ध्यान समझना, एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रही है, इसका मतलब ये है कि जब ये मसल काम करेंगी ना तो होगा क्या कि ये क्या करती हैं, स्लोअर रेट में पर फॉर द लॉन्गर पीरियड। मतलब ये है जैसे कि सपोज दैट कि हमारी कमर की मसल है, जैसे हमारी की जो कमर की मसल है ये जल्दी नहीं थकती हैं। ठीक है, ये बहुत सारा रेड मसल होता है यहाँ पर, इसके पास खूब सारे ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। जिस मसल के पास ज्यादा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी वो उतना ज्यादा ग्लूकोज तोड़ सकता है, उतनी ज्यादा एनर्जी निकल सकती है। तो आपकी जो बैक मसल होती है वो बहुत ज्यादा, उसमें बहुत सारे रेड मसल फाइबर्स होते हैं। रेड मसल फाइबर भले ही पतली है पर इसका जो कॉन्ट्रैक्शन रेट होता है या इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है या कॉन्ट्रैक्शन रेट होता है वो भले ही स्लो हो, कॉन्ट्रैक्शन रेट जो है वो भले ही स्लो हो, पर
पर फॉर लॉन्गर टाइम होता है। समझ में आई बात आपको कि इसमें इतने सारे मायोग्लोबिन होते हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा ऑक्सीजन को होल्ड कर सकते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो ज्यादा ग्लूकोज तोड़ सकते हैं, ज्यादा ग्लूकोज तोड़ सकते हैं तो हमें एनर्जी तो कंटिन्यूसली सप्लाई होती रहेगी, तो हम बहुत देर तक काम कर सकते हैं। इनके साथ ये है कि फास्ट तो काम कर सकते हैं। फास्ट क्यों काम कर सकते हैं? क्योंकि वो ये उससे चौड़े हैं, ठीक है। ये वाले जो हैं ये थोड़े पतले और वो ज्यादा चौड़े हैं। ज्यादा चौड़े होंगे तो ज्यादा मायोफाइब्रिल्स होंगे, ज्यादा मायोफाइब्रिल होंगे तो ये काम बहुत तेजी से कर सकते हैं, बहुत स्पीड से, पर बहुत कम देर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ना बच्चों ऑक्सीजन नहीं होता। ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, तो तेजी से तो कर सकते हो पर रेट जो होगा कॉन्ट्रैक्शन का वो बहुत कम समय के लिए होगा। जो कॉन्ट्रैक्शन रेट जो होगा बहुत फास्ट होगा पर टाइम क्या होगा, बहुत कम। इनके में कॉन्ट्रैक्शन रेट भले ही स्लो है क्योंकि इनका मसल फाइबर पतला है, इनके पास लेस माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए इनका भले ही स्लो है पर ये ज्यादा देर तक के लिए काम कर सकती हैं। उनके पास जो है बात ऐसी है कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है और इनके पास इसीलिए ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए इनके पास कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ ग्लूकोज होती है, इसलिए कंटिन्यूसली ऑक्सीजन जो है एनर्जी इन्हें मिलती रहती है, इसलिए धीरे धीरे पूरा दिन काम कर सकती है। उनके साथ कंडीशन ये है कि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, क्यों, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो भी मसल शो करती है वो काम करने के लिए इंस्टेंट एनर्जी तो दे सकती है, समझे, पर बहुत समय तक के लिए नहीं दे सकती। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्शन रेट होता है, फास्टर कॉन्ट्रैक्शन रेट बट फॉर क्या कर सकते हैं, लेसर टाइम। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर कोई मसल जिसके पास ज्यादा कोई सेल जिसके पास ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है, कोई टिश्यू जिसके पास ज्यादा हीमोग्लोबिन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा क्योंकि मोर हीमोग्लोबिन, मोर ऑक्सीजन, मोर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये तो बेचारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मोर लिख देती हूँ, इनके में लेस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इनके साथ तो कहानी ये है कि ये बेचारे जो होते हैं ये तो धीरे धीरे, मतलब इनके पास बेचारे ऑक्सीजन ही नहीं, इनके पास कम है ना। अब आपने ध्यान से समझना है, देखो देखो देखो, देखो। अब इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इनके पास अगर ये इनके पास ज्यादा मायोग्लोबिन है, ठीक, तो इनके पास ब्लड कैपिलरीज भी क्या होंगी, ब्लड कैपिलरीज क्या होंगी, वो भी ज्यादा होंगी। इनके पास ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होगी। इनके पास ब्लड कैपिलरीज कैसी होंगी, कैपिलरीज लेस होंगी, ठीक है, ओके। अब अपन किस बारे में बात कर सकते हैं, उसके बाद अपन बात कर सकते हैं ये जो है, हाँ, ये जो मसल होंगी ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरी बात, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगी क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जबकि ये क्या करेंगे, ये ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों, बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। पूरा लिख देती हूँ, नहीं तो आप अभी तो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक, ओके, डन, समझ में आई बात। तो आपने क्या देखा कि जो रेड मसल होती है उसका डायमीटर भले ही कम हो पर इसके पास मायोग्लोबिन्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो वो ग्लूकोज को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक।
ज़्यादा ऑक्सीजन आपको मिलेगा तो ज़्यादा ग्लूकोज आप तोड़ सकोगे और ग्लूकोज को पूरा तोड़ सकोगे। जब आप ग्लूकोज को पूरा तोड़ सकोगे तो आपके पास ऑक्सीजन भी ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगी तो आपकी मसल्स जो होंगी वो बहुत लंबे समय तक काम कर सकती हैं। जैसे कौन सी मसल लंबे समय तक काम कर सकती हैं? जैसे आपकी ये वाले हाथ की मसल, आपकी ये हाथ की मसल यहाँ की थक जाती हैं, पर ये मसल आपकी नहीं थकती। आपकी कमर की मसल नहीं थकती, क्योंकि इनके पास बहुत सारे रेड मसल फाइबर होते हैं। यहीं कंपेयर करिए आप वाइट मसल फाइबर की, तो इनका डायमीटर भले ही चौड़ा होता है, इनके पास मायोफाइब्रस भले ही, मायोफाइब्रस मतलब सेल्स के अंदर के एक्टिन मायोसिन भले ही ज़्यादा होते हैं, पर इनके पास ना मायोग्लोबिन ज़्यादा नहीं है। मायोग्लोबिन ज़्यादा ना होने की वजह से इनका कलर सफ़ेद होता है। सफ़ेद होने की वजह से ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम है। ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो ये ग्लूकोज को तोड़ तो लेते हैं, बट बहुत ऑक्सीजन है नहीं तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और आपको भी पढ़ाया मैंने, बताया, समझाया, सिखाया कि किसी भी चीज़ का एनारोबिक रेस्पिरेशन करोगे ना बच्चों, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसा हो जाता है, मतलब ग्लूकोज टूटा पर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पर जब आप ऐसे कंडीशन में ज़्यादा तेजी से तो काम कर सकते हो बिकॉज यू हैव सो मेनी मायोफाइब्रिल्स, बट आप बहुत देर तक काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको बहुत देर तक काम करना है तो आपको कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए और कंप्लीट ब्रेकडाउन होना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इसमें वो कंडीशन होती नहीं है। तो वाइट मसल कहाँ पे पाई जाती हैं? जैसे कि आपकी आंखें थक जाती हैं, जैसे कि आपका ये हाथ थक जाता है, तो आप खुद महसूस करो कि जो पार्ट आपका जल्दी थक जाता है वहाँ पर ज़्यादा वाइट मसल्स होती हैं, और जो पार्ट जल्दी नहीं थकता, जैसे आई बॉल, ये घुमाते घुमाते आई बॉल थक जाती हैं, पंख उड़ने की मसल्स थक जाती हैं पक्षियों में, तो जो मसल जल्दी थक जाती है उनमें वाइट मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं और जो जल्दी नहीं थकती उसमें रेड मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी, ये देखो, देखो शरीर में कहाँ कहाँ, देखो सर घुमाते रहोगे थक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बैक मसल्स पे भले ही वाइट दिख रहा है पर ये वाले देखो थकते नहीं हैं, तो कुल मिला के जहाँ जहाँ रेड दिख रहा है वो है रेड मसल फाइबर। एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम डिफेक्ट्स, ठीक है, some another characteristics of muscles. I hope you learned and enjoyed the video. In the next class मैं आपको बताऊंगी लास्ट, एक्चुअली सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, आपका स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम भी खत्म हो चुका है, एक छोटी सी चीज़ बची है जो एनसीईआरटी की है। अच्छा, एनसीईआरटी के लिए अगली क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, अभी मैं कुछ भी रिवील नहीं कर रही हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, एक्चुअली इट्स नॉट पढ़ाना, इट्स जस्ट अ रिविजन करवाना, और तुम सीखते जाना, क्योंकि हमको ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है बनाना, ठीक है। सो आज मैं आपको समरी बता रही हूँ। मैं इस चैप्टर की एनसीईआरटी बूटी नहीं बनाऊंगी पूरे चैप्टर की, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के सारे पॉइंट्स मैंने वहीं से लिए थे, तो कोई नई चीज़ मैंने आपने नहीं बतानी और फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस चैप्टर में मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बनानी चाहिए वो मैं आपको बाकायदा प्लेलिस्ट बना के दी है, आप देख सकते हो। तो आज मैं आपको, लास्ट क्लास में हम लोगों ने राइगर मोटिस और मस्कुलर ट्विच, ऑल एंड नन लॉ, रेड एंड वाइट मसल के बीच में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आई होप वो आप वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ समरी, सिर्फ समरी बताऊंगी, चैप्टर नहीं बता रही हूँ, समरी में सब कुछ होता है। चलिए आइए देखते हैं, ये पूरा एनसीईआरटी से लिया है। मूवमेंट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। हर लिविंग बींग का एक फीचर है चलना, फिरना, उठना, बैठना, देखना, खांसना, ठीक है। तो मूवमेंट हर किसी का, लिविंग जो भी इस दुनिया में आया, मूवमेंट तो करेगा ही, ठीक है। जैसे कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्म मूव करता है तो ऑर्गेनिज्म मूव करता है, अमीबा। सिलियरी मूवमेंट ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एग्जाम्पल पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फिन, लिम्स एंड विंग्स, फिन्स मछलियों में, लिम्स हम लोगों में, विंग्स बर्ड्स में, ठीक है। देयर आर सम फॉर्म्स एग्जिबिटेड बाय द एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स के थ्रू दिखाए जाते हैं। A voluntary movement which causes the animal to change its plates is called as locomotion,
ठीक है, आप एक जगह पर खड़े होकर हिल रहे हो, ये मूवमेंट है, दौड़ भाग रहे हो, ये मूवमेंट है। पर एक जगह पर खड़े हो हिलना, इट इज नॉट द लोकोमोशन। पर अगर आप दौड़ रहे हो तो इट इज द लोकोमोशन। So every locomotion is a movement, but every movement is not the locomotion. ठीक है, सो एनिमल्स जो होते हैं वो खाने की तलाश में, रहने की तलाश में, मेटिंग की तलाश में, ठीक है, ब्रीडिंग की तलाश में, जगह की तलाश में, अच्छे एनवायरनमेंट की तलाश में, प्रोटेक्शन करने के लिए, डिफेंस करने के लिए कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो अलग अलग प्रकार का मूवमेंट शो करती है, जैसे अमीबॉइड मूवमेंट, अपना स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर चेंज करते रहो, मूव करते रहो, जैसे WBC। सिलियरी मूवमेंट जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट जैसे आपके हाथ और पैर। ठीक है, लोकोमोशन और बाकी सारे मूवमेंट के लिए हम लोगों की बॉडी में एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ जबरदस्ती हिलाया जा रहा है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। पहली मसल है स्केलेटल मसल, जो कि आपकी बॉडी में स्केलेटल एलिमेंट से जुड़ी हुई होती है, जो कि है आपकी बोन्स। ठीक है, ये स्ट्रेटेड होती हैं, धारीदार होती हैं, क्योंकि इसमें एक्टिन और मायोसिन नाम के मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिन और मायोसिन इसे एक धारीदार अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, ये वॉलेंट्री नेचर की होती हैं, ये अपने इच्छा के अनुसार काम कर सकती हैं। दूसरी होती है विसरल मसल, ये स्मूथ दिखती हैं, स्पिंडल शेप की दिखती हैं, ये उन जगहों पर पाई जाती हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होते, जैसे कि गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद ये विसरल ऑर्गन में पाई जाती हैं, लीवर, किडनी, जहां पे ब्लड सप्लाई होती है। ओके, और ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, इसमें कोई धारियां नहीं दिखाई देती और ये इनवॉलेंट्री हैं, आपकी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होती। तीसरी होती है कार्डियक मसल, ये देखने में स्ट्रेटेड होती हैं, पर इनमें धारियां थोड़ी लाइट होती हैं, इनमें एक सेल दूसरी सेल से कनेक्टेड होती है, पर ये नेचर में इनवॉलेंट्री हैं, भले ही ये धारीदार या स्ट्रेटेड हैं तो क्या हुआ। ठीक है, नाउ उसके बाद मसल्स जो होती हैं इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी, जैसे ही नर्व्स इन्हें सिग्नल देती है ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेड होकर ये कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं। उसके बाद इनमें एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती, मतलब ये फैल सकती हैं, और इनके साथ इलास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी होती है। इनमें रिकॉइलिंग की भी क्षमता होती है कि जैसे आप रबर बैंड को छोड़ते हैं तो वो वापस से रिकॉइल हो जाता है, वैसे मसल्स में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, नाउ मसल फाइबर जो होते हैं, इट इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ द मसल। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ द मसल का मतलब ये होता है कि इसका जो आंतरिक स्ट्रक्चर है वो मसल फाइबर से बना हुआ होता है। एक मसल सेल को हम एक मसल फाइबर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स के अंदर बहुत सारे सीरियली अरेंज सार्कोमियर पाए जाते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि एक मसल सेल के अंदर खूब सारे बंडल्स ऑफ मायोफाइबर्स होते हैं, जिन्हें मसल सेल भी कहते हैं। मसल सेल के अंदर बहुत सारे सीरियली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स के अंदर बहुत सारे धारीदार मायोफिलामेंट्स होते हैं, जिन्हें हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। एक्टिन और मायोसिन जिस मैनर में अरेंज होते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर। 2 जेड लाइन के बीच के स्पेस को हम सार्कोमियर कहते हैं। 2 जेड लाइन जिससे सारे एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए होते हैं। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। यही सार्कोमियर से की वजह से ही आपकी मसल काम कर पाती है। ठीक है, उसके बाद हर सार्कोमियर के सेंटर पर पाया जाता है मायोसिन। ठीक है, और साइड साइड पे क्या होता है, एक्टिन। तो 2 एक्टिन के बीच नीचे की ओर क्या होता है, मायोसिन। इसे आप ए बैंड भी कहते हैं। ये किन के बीच में होता है, 2 हाफ आई बैंड, जो कि एक्टिन फिलामेंट कहलाते हैं। समझ में आई बात। तो 2 एक्टिन के नीचे होता है मायोसिन, 2 एक्टिन जेड लाइन से जुड़े होते हैं, 2 एक्टिन के नीचे जो मायोसिन होता है उसे हम ए बैंड कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये पॉलीमराइज्ड, एक्टिन एंड मायोसिन आर पॉलीमराइज्ड प्रोटीन विद कॉन्ट्रैक्टाइल। ये पॉलीमर होते हैं प्रोटीन के, सिंगल प्रोटीन नहीं होते, इसमें बहुत सारे पॉलीमर्स जुड़े होते हैं जो कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए भी हैं, ठीक है, और आप चैप्टर में पढ़ोगे भी। ओके, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, जब ये बहुत सारे मीरोमायोसिन कंबाइन होते हैं तो एक मायोसिन प्रोटीन बनता है। ऐसे एक्टिन में देयर आर जी एक्टिन विच गेट पॉलीमराइज्ड एंड फॉर्म द एफ एक्टिन, बहुत सारे एफ एक्टिन एक एक्टिन का प्रोटीन बनाते हैं। नाउ उसके बाद द एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन ऑन द रेस्टिंग एक्टिन फिलामेंट आर मास्क्ड बाय द प्रोटीन कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। जो एक्टिन होता है उसमें कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जैसे ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन जो होता है ये बाइंड करके रखता है एक्टिन की एक्टिव साइट को, ताकि रिलैक्सिंग पोजीशन पे मायोसिन जाकर एक्टिन से बाइंड ना कर जाए, ठीक है। मायोसिन के हेड के पास दो साइट होते हैं, एक होती है एटीपीएस बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है, और एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो मायोसिन के हेड के पास दो साइट होती हैं, एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, मतलब जब एटीपी को यूटिलाइजेशन साइट होती है, इसके पास एटीपीएस एंजाइम होता है, तो जैसे ही ये हेड बाइंड करता है एक्टिन से तुरंत वहाँ एक एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है। ओके, अब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। एक मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर को सिग्नल देता है, ठीक है, जिससे उसमें तिलमिलाहट शुरू होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो मसल का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम रिलीज करता है, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में पहुंचता है और ये मायोसिन को एक्टिवेट कर देता है। कैसे एक्टिवेट करता है, कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड हो जाता है, ट्रोपोनिन को एक्टिन से हटा देता है, एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है, एक्टिन जो है वो एक्सपोज हो जाता है, वहां पर जाके मायोसिन बाइंड कर जाता है और मायोसिन और एक्टिन बनाते हैं क्रॉस ब्रिज, ठीक है। अब ये क्रॉस ब्रिज एक्टिन को पास लाने का काम करता है, ठीक है, और ये इतना पास लगता है ऐसा लग रहा है कि मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। मायोसिन में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ हेड के माध्यम से करते हैं, ठीक है, पास लाते हैं। कैल्शियम आर देन रिटर्न टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब मायोसिन एक्टिन को छोड़ देता है तो जितने भी कैल्शियम आयन रहते हैं, समझ में आई बात, जितने भी कैल्शियम आयन रहते हैं वो सब सार्कोप्लाज्म से उठकर वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं और आपका एक्टिन, जो एक्टिन के ट्रोपोनिन जो कैल्शियम से बाइंड होकर इधर उधर आराम से घूम रहे थे, वापस से वो अपनी जगह पर जाकर एक्टिन को मास्क कर लेते हैं ताकि मायोसिन उससे बाइंड ना हो और आपका जो क्रॉस ब्रिज होता है वो टूट जाता है और मसल रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। बार बार अगर आप अपनी मसल को सिग्नल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो आपकी मसल थक जाती है, ठीक है। उसके बाद थक जाने के आधार पर मसल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेड मसल और एक होता है वाइट मसल। रेड मसल जिसमें ज्यादा मायोग्लोबिन हो पर डायमीटर छोटा हो, वाइट मसल जिसमें आपके पास मायोग्लोबिन जो हो वो क्या हो बच्चों, कम हो पर डायमीटर ज्यादा हो। रेड मसल जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता हो और एरोबिक रेस्पिरेशन होता हो और वाइट मसल जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता हो, ठीक है, आई बात समझ में। तो रेड मसल जो होती हैं वो लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकती हैं क्योंकि उनके पास खूब सारा मायोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, जितना ऑक्सीजन बाइंड होगा उतना ग्लूकोज टूटेगा, जितना ग्लूकोज टूटेगा उतनी आपको एनर्जी मिलेगी। व्हाइट मसल के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके पास ऑक्सीजन ही नहीं है तो ग्लूकोज जो है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो जल्दी होती है क्योंकि इनके पास ज्यादा मायोफाइब्रिल होते हैं, ज्यादा चौड़े होते हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो जल्दी हो सकते हैं पर बहुत देर तक काम नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा देर तक काम करने के लिए यू हैव टू नीड ऑक्सीजन जो कि आपके पास है नहीं, ठीक है। नाउ तो ये मस्कुलर हुआ। नाउ बोन एंड कार्टिलेज, ये दो कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर का स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एक्सियल जो आपके सेंटर से गुजरता है, इसके अंदर स्कल और वर्टिब्रल कॉलम आते हैं और स्कल और वर्टिब्रल कॉलम से जितने भी अपेंडेजेस जुड़े हुए हैं जो सेंटर से बाहर की ओर जाते हैं उन्हें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, ठीक है।
स्कल, रीढ़ की हड्डी, रिब्स, स्टर्नम, ये सब एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं, जबकि लिम्स जैसे हाथ और पैर और गर्डल मतलब कमर और कंधा, ये सब एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। ठीक है, हमारे पास ये इतना ही समरी में दिया हुआ है, बाकी पूरा डिटेल आपको चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जॉइंट्स की बात करें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बताया बोन से बोन का अटैचमेंट, तो वो टिश्यू जो बोन से बोन को अटैच करते हैं उसे आप कहते हैं टेंडन, और वो टिश्यू जो बोन से लिगामेंट को अटैच करते हैं उसे आप कहते हैं, बोन से बोन को अटैच करते हैं उसे कहते हैं लिगामेंट, और बोन से मसल को अटैच करते हैं उसे कहते हैं टेंडन। ठीक है, तो देर आर सो मेनी जॉइंट्स प्रेजेंट इनटू द बॉडी, जैसे बोन से बोन के बीच के प्रेजेंट होता है एक जॉइंट फाइब्रस जॉइंट, जो कि दांत और जबड़े के बीच में और स्कल की हड्डियों के बीच में उपस्थित होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में होता है। साइनोवियल जॉइंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और उसके बाद हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें एक बोन दूसरे बोन के ऊपर फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। मैं इसकी एनसीईआरटी पार्ट आपको नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसकी पूरी थ्योरी अपनी स्लाइड्स में घुसा दी थी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी बूटी और द समरी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो, एंड दिस इज इट। इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए एक नया और सरप्राइजिंग चैप्टर लाने वाली हूँ। तो ये आपके यूनिट का सेकेंड लास्ट चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, लास्ट चैप्टर हम बाद में करेंगे, पहले मैं एक सरप्राइज वाला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगी। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।